मैंने ये सोच लिया था कि चल मेरे पास 1 साल है। फिर मैंने डिसाइड किया था 1 साल तो जीऊँगी। मैंने जब 1 साल के बाद मरना है तो मैं रोज़ क्यों मर रही हूँ। मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट है ये। उस टाइम तो बहुत बुरा लगा था। एक साइड से मेरे हस्बैंड ने पूरे मेरे बाल ऐसे ट्रिम किए। एक ऐसे ट्रिमर खुद लगा रहे थे, एक मेरे पे लगा रहे थे, एक अपने पे लगा रहे थे। और पूरे बाल मेरे ट्रिम किए, अपने साथ में पूरे बाल ट्रिम किए। और ये तो चलो मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर बोलती है, मेरी मदर इन लॉ बोलती है तू मोनू मेरी भी काट कर दे सारे। मतलब मेरी मम्मी ने भी यही बोला कि तू प्लीज़ मेरे बाल भी काट दे। ये तो आप वही वाली बात होगी अमिताभ बच्चन की, मैं आज तक तेरी चौखट पे नहीं आया, मैं आज तेरी चौखट पे आता हूँ, तुझे मेरी बीवी को बचाना है। एक्चुअली रियल लाइफ की बात है मेरी ये। हमारे पॉडकास्ट लीजेंड विद हरीश शर्मा में अभी तक आप लोग देखते रहे हैं अलग अलग तरह की सेलिब्रिटीज़, लेकिन आज मैं जिस शख्सियत से मिला रहा हूँ वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं। उनका नाम है जानवी शर्मा। जानवी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने कैंसर सर्वाइवर के रूप में मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, उन जैसे पता नहीं कितने ही ऐसे सर्वाइवर की कहानी कुछ ना कुछ टुकड़ों में सुनी होगी, लेकिन आप यदि सर्च करेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हम किस तरह से कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी का नाम जब आता है तो एक हमारे दिमाग के अंदर ऐसी चीज़, ऐसा डर भर जाता है कि बस हमारा यहाँ अंत है। तो आपसे मोटिवेशन मिले कि हम किस तरह से उससे बच सकते हैं। इसके लिए मैंने आपसे गुजारिश की कि आप हमारे दर्शकों के लिए हमसे बात कीजिए। और उसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपको कैंसर हुआ उससे पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स पता चलते हैं क्या कि कुछ ऐसी बीमारी हमें हो रही है, या कुछ ऐसा अंदाज़ा लगता है क्या? सर यही एक बीमारी है जो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है और इसी का ही पता नहीं चलता कि मोस्टली तब पता चलता जब आप 3rd 4th स्टेज पे होते हो। 2nd 3rd 1st स्टेज तो छोड़ ही दो, इसके कोई भी सिम्टम नहीं होते वैसे देखा जाए। ये बहुत इतनी डेफिनेशन है कैंसर की ना, कोई ऐसी डेफिनेशन, कोई बोलता है कि ये बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, कोई बोलता है जी नहीं ये 10 ईयर्स में ग्रो करता है। मेरे जितना मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है इसको लेके मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कैसा सोचता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। जो मैंने फील किया, जो मेरे साथ हुआ, जैसे मेरे से डिटेक्ट हुआ, वो मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को कुछ हुआ था या मेरे को फीवर हो रहा है या मैं अनवेल हूँ या मेरी एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है। मैं बहुत एनर्जेटिक थी और मैं सब कुछ करती थी काम में, 12 आवर्स 13 आवर्स वर्क करती थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। ये बात है नवंबर की 2022 की। मैं दिल्ली में ही बेस्ड हूँ, मेरी शादी दिल्ली में हुई है, तो मैं यहाँ से वहाँ गई थी अपने घर शिमला। तो मैं वहाँ गई थी तो मैं काफ़ी दिन रही वहाँ, 15-20 डेज़ रही मैं वहाँ पे। तो मैं यहाँ बाई ट्रेन गई थी, पहली बार मैं ऐसा था कि मैं अकेले गई थी। तो मैं वहाँ गई तो वापस 10 डेज़ रही, नॉर्मल सब कुछ, खाना पीना सब कुछ नॉर्मल। मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, खेलना कूदना सब कुछ था। फिर जब मैं वापस आई तो मैं ट्रेन से वापस आई शताब्दी से, तो मैंने वहाँ पे खाना खाया शताब्दी में और रात को मैं 10:30 घर पे पहुँची। तो मुझे ना हल्का हल्का स्टमक में पेन होना शुरू हो गया। तो मेरे को लगा कि मेरे को ना एक डाउट हो गया कि मैंने ट्रेन का खाना खाया तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ऐसे रात में थोड़ा थोड़ा दर्द था, सुबह मॉर्निंग में ही 6:30 के आसपास तो वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो बिल्कुल वेयर नहीं हो रहा था। मैंने फिर प्रतीक को, मेरे हस्बैंड का नाम प्रतीक है, मैंने उनको उठाया कि मुझे बहुत पेन हो रहा है स्टमक में। तो उन्होंने, मेरे को लग रहा है तेरे को फूड पॉइजनिंग होगी। तो हम लोग ना वी वेंट टू हम हॉस्पिटल चले गए ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने। तो उसने मुझे पेन किलर्स दी बैक टू बैक और मुझे वो पेन किलर ना इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी, पेन मेरा जा नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं, फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती, ये कुछ और लग रहा है हमें, कुछ मतलब कुछ वैसे। तो उन्होंने ना मेरे को नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। अल्ट्रासाउंड में ऐसा लगा कि मेरे स्टमक में कुछ वाटर कंटेंट है, वो वाटर मेरा फ्लो कर रहा है, फ्री फॉल वाटर जिसको बोलते हैं। तो उन्हें MRI के लिए दे दिया। तो उन्होंने बोला कि आपको ना कुछ तो वाटर वैसा है, हो सकता है ये पानी ऐसे हो जाता है कई बार स्टमक पर। तो उन्होंने मेरे को एक छोटी सर्जरी के थ्रू वो वाटर निकाला, ड्रेन किया।
उसके बाद उन्होंने वहाँ से एक सैंपल निकाला। जैसे ये तो प्रोसेस होता है डॉक्टर का कि जब भी आप किसी की सर्जरी करते हो कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ अंदर दिखे कि जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अलावा है, तो वो डॉक्टर्स का होता है कि अब उनको दे हैव टू टेक सैंपल। तो उन्होंने वहाँ से एक सैंपल लिया और दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है जी जाओ डिस्चार्ज कर लिया। पर उन्होंने बोला कि हमने ना आपकी एक रिपोर्ट भेजी है, वो हमें एक छोटा सा ट्यूमर दिखा था अंदर, वो सिस्ट भी हो सकता है क्योंकि मेरे को ओवेरियन कैंसर था। तो उन्होंने वो बोला कि आप 15 डेज के बाद कलेक्ट करना। तो हम नॉर्मल घर आए, नॉर्मल ऐसे खाना पीना 2-3 दिन के बाद सही हो गया था, नहीं हुआ था? हाँ बिल्कुल फाइन, परफेक्टली फाइन। 15 डेज मेरे लाइफ भी नॉर्मल रूटीन पे, शॉप आना ये। अचानक से 15 दिन के बाद जब वो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कॉल किया गायनिक ने कि डिड यू सी द रिपोर्ट मेरे हस्बैंड को। उन्होंने बोला नहीं मैं देखता हूँ। जैसे ही उन्होंने देखा तो उसमें कार्सिनोमा ऐसे लिखा हुआ था। तो मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैंने भी देखा डिजिटली आती है, तो मैं उसको 10 बार ऐसे कर रही थी और मेरे को आई वॉज लिटरली, मेरे को स्वेटिंग हो रही थी और मेरी हार्ट बीट ऐसे जा रही थी नीचे की। जैसे वो कैंसर तो बाद में मैं वो नाम सुन के ही मुझे ऐसा हो गया कि मैं तो अभी कोलैप्स कर जाऊंगी, अभी ही मर जाऊंगी मैं। फिर भी मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं डॉक्टर, मैंने वो रिपोर्ट उनको भी भेजी। उन्होंने बोला हाँ इट्स फॉर श्योर शॉर्ट है। और उसमें जब वो देखा था ना तो उसमें जो बायोप्सी रिपोर्ट्स में था तो उसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा था उनको। तो मेरे हस्बैंड मेरे को थोड़ा सा हाइड करते थे चीज़ों को। अब वो ये मेरे से हाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे 1 साल पहले ही मेरी मदर को लंग कैंसर हुआ था। 8 मंथ के अंदर शी पास्ट अवे वो कैंसर से ही। तो वो मैंने नाम पहले ही इतना सुना था, मैंने घर में देखा मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट, कीमो, रेडिएशन, वो मेरे खौफ पहले से इतना था कि अभी 1 साल पहले मेरी मॉम की डेथ हुई है और मुझे सेम चीज़ है। तो मैंने वहीं अपनी होप छोड़ दी थी। नहीं, ये मेरे को ऐसे पता चला था, मेरे को कोई सिम्टम नहीं था, मेरे को कुछ भी नहीं था। मैं रैंडम ऐसे हॉस्पिटल गई सिर्फ फूड पॉइजनिंग के लिए, वहाँ से सैंपल से वैसे होके तब मुझे पता चला कि मेरे को तो कैंसर है, वो ओवेरियन कैंसर है। कौन से स्टेज पे क्या है वो उस टाइम तक कुछ पता नहीं था। क्या होता है ओवेरियन कैंसर? यदि हम हमारे ओवेरियन कैंसर होता है, देखो हमारी जैसे यूट्रस होता है तो 2 ओवरी होती है। तो ओवरी जो होती है जिसमें कंसीव करना या कुछ भी जो भी हमारा साइकिल चलता है वुमेन का, लेडीज को जो भी देख रही है उनको पता होगा ओवरीज क्या होती है, मैक्सिमम पता ही होता है वुमेन्स को। तो मेरी एक साइड में, राइट साइड की ओवरी में वो ट्यूमर था, बहुत छोटा ट्यूमर था, बट उसके ना कुछ उनको दिख रहा था जो बायोप्सी में ना कि ये लाइंस होती है उसकी कि स्प्रेडिंग का होता है। तो वो डॉक्टर उससे बहुत वरीड हो गए थे बिकॉज अभी आई एम 36, उस टाइम मैं 33 थी। अभी 3-4 साल पहले की बात है, ये 3 साल पहले की बात है। तो उनको थोड़ा सा वरीड हो गया था कि इतनी यंग एज में नहीं होता है। एक्चुअली कैंसर जो ओवेरियन और यूट्रस का कैंसर होता है वो मैक्सिमम देखा जाता है 50-60 ईयर्स में होता है, जब आपके हार्मोन्स नीचे ऊपर चलते तब होता है वो। तो मेरी भी डॉक्टर श्योर नहीं थी कि ये ऐसे हो सकता है क्या। वैसे होता है, कईयों को तो हुआ भी होगा, पर इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता कि यंग लोगों को हो जाए। जब आपको पहली बार पता चला कि ये कैंसर है और आपके परिवार में आपके हस्बैंड को पता चला, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? आप मतलब जैसा आपने बोला कि मैंने कहा कि मैं कोलैप्स हो जाऊंगा और मैं मर गई बस। अब ये शब्द नाम ही ऐसा है कि ये कैंसर नाम ऐसा है कि वास्तव में वो जो केकड़ा है ना वो आपको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या था? यही रिएक्शन था कि अब बस जीवन खत्म, दुनिया खत्म। अब ये हुआ जब वो रिपोर्ट आई तो मैं कहीं और थी, मेरे हस्बैंड कहीं और थे। मतलब मैं शॉप पे थी, मैं एक शॉप रन करती हूँ गारमेंट की। तो मेरे हस्बैंड घर पे थे, मेरी रिपोर्ट लेने गए थे। वो उस दिन रिपोर्ट आनी थी तो वहाँ रिपोर्ट लेने गए थे। तो अब मैं यहाँ रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, वो वहाँ पढ़ रहे हैं। वो भी बिलीव नहीं कर पा रहे और मैं भी बिलीव नहीं कर रही हूँ। हमारे घर में ऐसा था जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट होता है ना, कि कुछ मतलब कि ऐसा कुछ टूट भी जाए और आवाज़ ना आए। तो सबको पता चल गया घर पे, कोई किसी को देख नहीं रहा एक दूसरे को, क्योंकि हमारी फैमिली की हिस्ट्री जैसे देखोगे, मेरी मदर को पहले हुआ, फिर मेरे फादर इन लॉ जस्ट 6 मंथ पहले ही उनको हुआ, ऑपरेशन थिएटर में ही वैसे हो गया। उनको भी बोला था कि किडनी में उनको था वो ट्यूमर था वो निकालने के लिए। तो वो जो मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में चल रहा था वो बैक टू बैक चल रहा था। पहले मेरी मदर, फिर मेरे फादर इन लॉ, उसके बाद बैक टू बैक 6 मंथ मेरा। तो वो हम ना उस चीज़ को
कोप अप नहीं कर पा रहे? हाँ, मैं समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम ये हो क्या रहा है ना। हम वो मुझसे कुछ वो मुझे मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रिपोर्ट गलत है, हम दोबारा टेस्ट कराएंगे, क्योंकि आप अपने आप को बिलीव नहीं करना चाहते उस चीज़ पे। वो लगता है कि नहीं, गलत हो सकता है, कुछ एरर हो सकता है। तो हम उस एरर के चक्कर में थे काफ़ी टाइम तक कि एरर है। तो वो एरर के चक्कर में हमने वो रिपोर्ट उठा के कहीं और दिखाई, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, नाम आई थिंक लेना नहीं चाहिए, दिल्ली में ही है, वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो हमने वो अपना जो बायोप्सी का सैंपल था, हमने वो एक हॉस्पिटल से कलेक्ट करके जस्ट फॉर हमको इतना बिलीव था कि नहीं होगा, दूसरी जगह पे वापस रीटेस्ट कराया उसको अगेन 5 डेज़ के बाद। क्लियरली था उसमें कि इट्स कार्सिनोमा। तो फिर ऐसा था कि बस ऐसा होता है। मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसे बोलते ओ वाह, मुझे बोलते तुम आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपने फाइट बैक किया, ये है वो है, सारी चीज़ें बोलते हैं, और मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ उस चीज़ को कि हाँ किया है। बट एक टाइम में मुझे भी ऐसा लग गया था, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में ऐसा देखा पीछे सारे लोगों को अपनी फैमिली में कि यार मुझे तो यही पता था, इससे तो बचते नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लग गया था ओके, दिस इज़ एंड दिस इज़ माई जर्नी। तो मैं ये भी सोच रही थी, अच्छा मैंने क्या क्या किया पिछले इतने 33 ईयर्स में, क्या क्या किया, अच्छा मैंने कुछ अचीव किया है, नहीं किया है, अच्छा ठीक है ओके, इतना ही लिखा होगा। तो मैंने ना वो धीरे धीरे ना एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई थी। फिर क्या आप क्या करते हो, जब आपको कोई चीज़ होती है, आप कहाँ जाते हो सबसे पहले? सोशल मीडिया पे। और मैं सच बता रही हूँ, जब भी आपको कोई भी कुछ भी बीमारी हो, चाहे फीवर हो, चाहे कुछ, कभी सोशल मीडिया मत देखो, वो आपको नीचे खींचेगा। मैं जहाँ पे भी देखती थी वहाँ लगता था अरे 3 साल, अरे 4 साल, ये तो हर 6 महीने में वापस आ जाता है। मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा, 1-2 इक्का दुक्की सेलिब्रिटी, क्योंकि उनके पास पैसा था, उन्होंने बहुत लगाया, बाहर फॉरेन में जाके ट्रीटमेंट कराया, कुछ भी कराया, सब कुछ किया उन्होंने, ठीक है। तो जब आप एक कॉमन लोगों के लिए आ जाते हो तो आपके पास बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके लिए। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि दिस इज़ इट एंड दिस इज़ माई जर्नी, खत्म, ये मैंने सोच लिया था। और अब क्या था कि हमारे घर में प्रॉब्लम ये नहीं थी, सबको पता था क्या होने वाला, पर हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते थे। मेरे हस्बैंड मुझसे नज़रें छुपाते थे, मैं उनसे छुपाती थी कि मुझे रोना ना आ जाए, उनका ब्रेकडाउन होगा। और मेरे हस्बैंड वो क्या बोलते, वो रोते थे, वो कहीं और चले जाते थे रो के। तो पता बोलते ना, हस्बैंड वाइफ ऐसे लोग होते हैं कि जो सेम मदर से नहीं होते, पर इतना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे से। मैं स्पेशली मैं अपने केस में बोल सकती हूँ कि अगर मैं आज यहाँ आपके साथ बैठी हूँ ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ। क्योंकि मेरी सिस्टर, जब मैं उनकी तरफ देखती थी तो वो मेरे को इतनी बेचारी नज़रों से देखते थे, और वो इतना होपलेस फील करते थे कि ओह हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते हो। मेरे हस्बैंड ने एक स्टेटमेंट दी थी सबके सामने कि ही वॉज क्राइंग एंड ही सेइंग कि मेरे पास जितना कुछ है ना सब ले लो, अगर कोई मेरे को कुछ दे सकता है तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं एक झोपड़ी में रह जाऊंगा। मेरे को कोई आज ऐसे बोल दे तू जितना भी तेरे पास कुछ है सब मेरे नाम पे कर दे और इसको ये ज़िंदा रह जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ तक सोचा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एंड अभी वो पॉडकास्ट से भी देख रहे थे, इनफैक्ट मैंने अपने आप को कंट्रोल करने रखा बिकॉज ही इज़ क्राइंग। अभी उठे और अब मैंने उनकी आंखों में देखा और वो अभी भी उस पेन को इतना ज़्यादा फील करते हैं। तो मैंने ना ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मेरे को मरना है, हो गया मेरा, दैट्स इट। मेरे पेरेंट्स पहले चले गए, हम लोग 4 सिस्टर्स है, मेरा ब्रदर भी नहीं है। और इनफैक्ट मेरा जो कन्यादान है वो भी मेरे जीजू ने, मेरी सिस्टर ने किया, मेरे से बड़े वाले। वो लोग भी आते थे ना, तो मैं ना शुरू से जैसे मैंने तो आपके साथ काम किया दबंग, एक बॉय स्टाइल, मुझे बोलते थे कि तू अगर हिम्मत हार जाएगी ना हम तो चले जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो मैं भी यही सोचती थी, इनके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग रहती थी। रात को मैं जब प्रतीक की आंख, मेरे हस्बैंड की आंख लग जाती थी, मैं घंटों वॉशरूम में बैठ के रोती थी, घंटों बैठ के मैंने इतना रोई हूँ मैं। और मैं ये सोचती थी कि मैंने शायद ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है कि आज मैं ये भुगत रही हूँ। जो मेरे अभी के जितना भी मेरे को लोग जानते हैं, मैं हमेशा
वेलकमिंग हूँ और गिविंग, ऐसा है मेरे हाथ लोगों के लिए। तो मैं सोचती रही कि मैंने कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो गलत किया होगा। तो रैंडम मैं ना ऐसे ही गीता पढ़ रही थी, तो उसमें एक क्वेश्चन था, तो मैंने वो पढ़ा और मेरा सिनेरियो चेंज हो गया सोचने का। ये सिनेरियो चेंज नहीं हुआ कि मैं ज़िंदा रहूँगी, या मेरा सिनेरियो ये चेंज हो गया कि उसमें डर के पीछे था। उसमें लिखा था कि डर जो है वो आपको ख़त्म कर सकता है, ज़ीरो। अगर आप के अंदर डर नहीं है ना, डर को ख़त्म कर दोगे ना, तो आप मौत के मुंह से भी वापस आ सकते हो। तो मैंने वो देखा था, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, कैंसर नाम सुनते ही लोगों को ऐसा हो जाता है, ओ ख़त्म। तो एक डर है वो अंदर, और जब डर आता है ना आपके अंदर, तो वो जितनी भी चीज़ें बैलेंस होती है ना आपकी लाइफ में, वो ज़ीरो कर देती है आपको। जो क्या आपका विल पावर कैसे आता है, उस स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, वो डर नहीं स्ट्रेंथ था। डर पैदा होगा, विल पावर आपकी होगी नहीं। मैंने ये एक चीज़ सोच ली थी कि देखो सी बॉस, मरना तो है। अब मेरे को ये पता है कि मेरे को 8 महीने तो मेरे को श्योर था कि 8 महीने तो जीऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा था 8 महीने और 9 मंथ उन्होंने सर्वाइव किया। मैंने ये सोचा अच्छा चल कीमो होगी तो 6 मंथ तो कीमो चलेगी, फिर बीच में 2 मंथ के बाद देंगे, तो रेडिएशन में इतना टाइम निकल गया। मैं कहा साल तो है मेरे पास। मैंने ये सोच लिया था कि चल मेरे पास 1 साल है। फिर मैंने डिसाइड किया था 1 साल तो जीऊँगी। मैंने जब 1 साल के बाद मरना, तो मैं रोज़ क्यों मर रही हूँ? रोज़ रात को बैठ के घंटों बैठ के रोना, अलग से रोना, फिर मैं सोचना कि अच्छा कुछ मिस हो गया है। मेरी छोटी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी एक्चुअली, वो मेरे मदर पहले ही एक्सपायर हो गए थे। फिर मेरे को ये चिंता भी थी कि यार इसकी शादी कौन करेगा, मतलब कि मैं नहीं होंगी तो इसके ऊपर कैसा असर हो। फिर मैंने सोचा चल जानवी 1 साल तो जिएगी तू। उस रात से मैंने सिर्फ 1 साल जीने के लिए मैंने अपना पूरा लाइफ को चेंज कर दिया, कि मैंने ये सोचा कि चल अब जितना भी जीना है, पर मेरे को रोज़ रोना नहीं है। उस दिन मैंने रोना छोड़ दिया था बिल्कुल एकदम से। मेरे उस रात को पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे अंदर से मरने का डर ही ख़त्म हो गया। जो जैसे डर लगता ना मरने से, क्या है मर जाएंगे, वो डर ख़त्म हो गया। या तो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, मेरे बाबा ने ख़त्म किया वो डर ख़त्म हो गया उस रात को। मेरे मरता तो था, मरना है, पर ऐसे जैसे डर लगता है कि हाय मैं मर जाऊंगी, वो डर खत्म हो गया। रोज मरने की कहानी जो थी वो मैंने खत्म, वो पता नहीं कैसे खत्म हो गई। वो मैं मरने से डरना छोड़ दिया। तो आपको लगता है कि वो गीता का काफ़ी असर आप पर पड़ा, या उसने रास्ता, ईश्वर ने रास्ता दिखाया कि गीता पढ़ो, और उस वहाँ से वो आपको वही फेरेस मिल गया पढ़ने को? मेरे को ऐसा लगता है कि जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो भी है, बहुत अच्छा काम है, दे आर डूइंग वेरी वेल। पर मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारा वो है ना, आप कभी भी आप ट्राई करना, जो भी देखा ट्राई करना, कभी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा ना या कुछ भी होगा, आप रैंडम गीता पकड़ो और बीच से खोलो, कहीं से भी खोलो, और वही पन्ना पढ़ो, आपको वहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और कैसा होगा। अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है ना, आपने वही बिलीव, मतलब उस पर बिलीव भी रखना है फिर कि अच्छा ये है तो यही है। क्योंकि मैंने उसमें देखा था डर के लिए लिखा हुआ था उसमें कि डरने से। रैंडम ही खोला था वो उस समय? हाँ, मैंने रैंडम ने खोला था, रैंडम ही ऐसे खोला था मैंने भी शायद कहीं देखा था, मेरे को अब याद नहीं है। मैंने भी कहीं देखा था कि आप गीता में ढूंढो तो सारे क्वेश्चन क्या आंसर, मैंने भी ऐसे रैंडम खोला था। जो मेरे अंदर डर था वही क्वेश्चन वहाँ था कि डर के लिए। और फिर मैंने ये मेरा सिनेरियो चेंज हुआ वहाँ से, मरने का सिनेरियो चेंज हो तो मैंने सोच लिया था कि होना है, तो वो मेरा वहाँ से डर खत्म हो गया गीता से। तो गीता क्या उससे पहले भी पढ़ती थी आप ये सब? हाँ, रेगुलर? हाँ, वो ऐसे जैसे ड्यूटी, हम बिलोंग टू शर्मा फैमिली, पंडित फैमिली से आते हैं हम। तो वो जो नानी दादी सुनाती है ना बचपन, मैं शिमला से आती हूँ, तो हमारे यहाँ पे 3-3, 4-4 महीने बर्फ़ रहती थी पहले, जब मैं छोटी चाइल्डहुड की बात कर रही हूँ। तो वहाँ लाइट्स नहीं होती थी, तो हमने ये चीज़ें अपने दादी से, नानी से सुनी है कि अच्छा राम जी ने ये किया था, शिव जी भगवान ने ये किया था, वो किया था। तो वो रेंडमली ऐसे सुनाते हैं, उन्होंने भी पढ़ी होती है होगी, तो मैंने बचपन से ये हमें पता है। तो वो कहानियों की स्टोरी में सुना था, पर रियल लाइफ में एक्सपीरियंस बाद में किया है। अभी तक जो हमने सुना है, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इमोशनल हुए होंगे। मैं भी अपनी एक आँखों के कोर से आंसू पूछ रहा था, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जानवी ने अपने आंसू पर किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है। तो ये जो सर्वाइवल है, ये जानवी की मजबूती के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि झेला उसने था, सब कुछ उसने फील किया, सब कुछ उसने महसूस किया। जानवी,
जब किसी को इस तरह की बीमारी होती है, मैं इस बीमारी का नाम नहीं लेना चाहता बार बार, लेकिन नहीं सबको सर, पता ही मैं है। चाहती हूँ खुल के लो, क्योंकि ये बीमारी जो नाम है ना, वो हाँ, डर डर है, है, हाँ। बीमारी नहीं है, वो डर है। कैंसर एक डर है। जैसे हार्ट, आपको, आप लोग नॉर्मल, सॉरी मैंने आपको काट दिया, जी, नॉर्मल लोग बोलते हैं अरे वो हार्ट पेशेंट है। आप उठा के चेक करो, सबसे ज्यादा डेथ किससे होती है? हार्ट से। हार्ट अटैक से। कैंसर से नहीं होती उतनी। अब बढ़ रहा है वो अलग बात है, जब मुझे हुआ था मैंने यही देखा था, इसको हार्ट पेशेंट है, कितना नॉर्मली कैजुअली बोलते हैं अरे इसको कैंसर। वो इतना ज़्यादा कर दिया है उस चीज़ को, इतना लोगों में इतना बिठा दिया दिमाग में, इतना डर बिठा दिया कि वो मेडिसिन ही नहीं काम कर रही है, क्योंकि आपके अंदर डर ही इतना भरा हुआ है कि वो वर्क ही नहीं। हमारी बॉडी कैसे चलती है? पूरी हार्मोन्स पे चलती है हमारी। कैसे फील करते हैं ऐसी बॉडी रिएक्ट करती है। सैड फील करोगे तो आंसू आते हैं ना, अब मैं सैड, अभी हमने कुछ वो कर रहे थे, आंसू आ रहे थे, हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट की। जैसे हमको प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पहले से ऐसे प्रोजेक्ट किया, अरे कैंसर, ओके टाइम ओवर। यही सिनारियो चेंज करना है हमें, यही लोगों तक, मेरा पॉडकास्ट का मतलब है कि मेरे को लोगों का प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है कि कैंसर लाइट लो, फीवर जैसे लेते। आपने कभी सुना है होगा ना, फीवर से भी लोग मरते हैं। नॉर्मल वॉमिट करता बंदा, उसको अरे वॉमिट आया, उसको वो फंस गया, वो मर गया, नॉर्मल भी तो होगा। कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है, ऐसा नहीं है कि आप इससे ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि हम इसलिए नहीं, लोग इसलिए ठीक नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने सोच लिया है, डर बैठ गया इतना। कई देखना, आप सर्च करोगे, डर के इससे तो लोगों को ऐसे सांप से कटवा दिया जिसको जहर ही नहीं था, पर उसको ये बोल दिया गया था कि अगर आपको काटेगा वो आप मर जाओगे, तो वो डर से मर गया वो बंदा। तो कैंसर है, डर है एक। मैं तो जितना मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कैंसर इज टोटली नेम, डर बिठाया हुआ है लोगों के मन में, दिमाग में। जिसने भी बिठाया है, मैं बोलना नहीं चाहती, सबने बिठा, अरे कैंसर, मेडिसिन, ट्रीटमेंट इतना महंगा, सारी चीज़ें, ये तो डर है सर टोटली। लेकिन ये भी बोलते हैं ना कि कैंसर की तो कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं है, कुछ दवाइयाँ ही नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। अब सिनारियो चेंज हो गया सर। अच्छा। हर चीज़ का इलाज है। सबसे पहले तो आप खुद ही ठीक कर सकते हो अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी विल पावर है ना, अगर आपने सोच लिया है कि मैंने ठीक होना है और मैं ठीक होंगी, तो आप पानी भी पियोगे, वो भी आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करेगी। सबसे बड़ी बात है आपको माइंड ट्रेनिंग, आपका दिमाग, सबसे पहले तो दिमाग खाली करो और ये भूल जाओ आप कि, एक बात सुनो मेरे, आपको मैं एक छोटी सी बात बोल, जब आपको कैंसर होता है ना, आपके पास टाइम होता है, फिर भी सडन तो नहीं होती आपकी डेथ ना। 6 मंथ, अपर स्टेज होगा 6 मंथ, 1 ईयर, ऐसा टाइम होता है ना। आपको एक टाइम पीरियड तो पता है। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको पता है आप कितने साल जियोगे? हाँ, कुछ नहीं, सडन आप यहाँ से उठोगे, खत्म। आप उस पे तो आपके पास गारंटी श्योरिटी है ही नहीं है ना। सांस रुकी और आप गए। हाँ, नहीं, आप वो कभी भी आपको लैप्स कर सकते हो उसमें। आपको पता है आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको ये तो पता है कि आपने इतना तो जीना है, एक श्योरिटी तो है ही है, क्योंकि वो डॉक्टर ही आपको बता देते हैं, ओके सर्जरी ठीक हुई तो हम विल गो फॉर कीमो, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 1 साल, फिर नहीं होगा, फिर रेडिएशन से धीरे धीरे करेंगे। टाइम तो हम बाय कर दे, डॉक्टर की लैंग्वेज होता है टाइम हम बाय कर लेंगे, आपके लिए टाइम बाय कर लेंगे, मतलब आपकी ज़िंदगी वो बाय करेंगे आप। डॉक्टर, मेरे को भी डॉक्टर ने ठीक किया है और सारी चीज़ें, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, उनके लिए कुछ नहीं, डॉक्टर ही सब कुछ करते हैं हमारे लिए। पर डॉक्टर की जो बात करने की लैंग्वेज होती है ना, वो बोलते हैं, अच्छा मेरी मदर के टाइम में बोलते, देखो बेटा ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो कभी भी कोलैप्स कर सकते, ट्रीटमेंट करोगे फॉर श्योर 1 ईयर तो आपको मिल जाएगा अपनी मदर के साथ। ये मैंने सुना अपनी लाइफ में अपनी मदर के लिए। फिर सेम बैक टू मेरे साथ 1 साल के बाद हुआ है। तो वो जो डर था ना, वो मेरे मन में पहले से बैठा हुआ था मेरी मदर के टाइम से। तो जब आपको पता चली गया कि अब मुझे कैंसर हो गया है और आपने अपने आप को मजबूत भी कर लिया कि अब मैं 1 साल तो मैं जी रही हूँ, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? मतलब जैसे आपने फिर आप डॉक्टर में एडमिट हुए हॉस्पिटल में, या क्या प्रोसेस क्या है उसका, यदि आप बता पाएँ हमारे लोगों के लिए। सर उस टाइम तो मेरे को ये पता था कि मेरा ये डिटेक्ट हुआ था कि आपको कैंसर है। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे कौन सा स्टेज पे कैंसर है क्या नहीं है, ये मुझे पता नहीं था। अब हम लोग एक कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पे, राजीव गांधी, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे मेरी एक डॉक्टर थी, बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट थी, गायनोकोलॉजिस्ट।
बेस्ट सर्जन थी वो। हमने सबसे पहले हमने क्या होमवर्क किया, हमने बेस्ट डॉक्टर ढूंढे, कीमो के लिए कौन सा बेस्ट है, सर्जन कौन सा बेस्ट है, तो हमने पहले वो सर्च किया। वो मेरे हस्बैंड ने, अलग होता है और हाँ बाकी जी, सर्जन मेडिसिन का डॉक्टर अलग होते हैं, सर्जन अच्छा, अलग होते हैं। ओके। तो बेस्ट कौन सा, ये मेरे हस्बैंड, मैं बोलती हूँ मेरे तो कुछ भी नहीं एफर्ट है जितने मेरे हस्बैंड के एफर्ट थे। उन्होंने सब कुछ एक नोट पैड पे लिख के टिक किया कि अच्छा ये सर्जन बेस्ट है, ये है, इस पे ये करना, इस पे। मुझे लास्ट मोमेंट पे पता नहीं था, जैसे मेरे को ले गए कि अच्छा जी चलो ठीक है ये होगा, एडमिट करना इनको, सर्जरी होगी। मेरे को सच में नहीं पता था कि मेरी कैसी सर्जरी होगी। मैंने सिर्फ इतना सुना था, इन्हें ये मेरे को बहुत कैजुअली, ये मेरे को वो देते थे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कि अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल है, लोग तो ऐसे करते हैं, मनीषा कोइराला को देख, उसको भी सेम ही ऐसे यूट्रस का था, उसको देख वो तो ठीक हो गई है, इसको देख ये तो ठीक हो गई है। तो वो तसल्ली जैसे एक दूसरे को देते, पर अपने आप के मन में क्या चल रहा होता वो। जब मेरे अंदर से डर तो निकल गया था, मैं फ्री थी, मैं कहा जो मर्जी हो। मेरे हस्बैंड ने बोला हल्का सा कट लगेगा तुम्हें नीचे, वहाँ से वो जैसे बच्चा होता ना पैदा, तो लेडीज़ को इतना थोड़ा सा कट लगता है, वो इतना ही लगेगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं कहा ठीक है, एक सर्जरी पहले भी हो गई थी, कितने 2-3 घंटे की सर्जरी है, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई नहीं थी कि मेरा कितनी बड़ी सर्जरी है। वो शायद मैं आज भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर मुझे पता होता तो शायद हो सकता है मेरे अंदर दोबारा वो डर आ जाए, क्योंकि मेरी 14 आवर्स की सर्जरी थी। बहुत बड़ी सर्जरी थी मेरी, ओपन स्टमक सर्जरी थी मेरी। पूरा मेरा वो 108 स्टिचेस है मुझे, यहाँ से लेकर पूरा मेरा ओपन ओपन स्टमक सर्जरी थी। एक हमारे स्टमक के अंदर एक लेयर होती है, ओरेंटम बोलते हैं मेडिकल फील्ड में, क्या बोलते हैं उसको, वो मेरा पूरा रिमूव किया उन्होंने, हाफ यूट्रस रिमूव किया। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं यंग एज की थी, वो चाहती तो छोटी सर्जरी करके छोड़ सकती थी। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये शी इज़ वेरी यंग, मैं चाहती हूँ कि ये अपनी लाइफ आगे की अच्छी जिए। और उसने मेरे को ये भी रिकमेंड किया था, मेरे बेबीज़ नहीं है जैसे, तो उन्होंने बोला था कि तुम बाद में कर सकती हो, एग प्रिजर्व करो, ये सब। उन्होंने मेरे को बहुत, मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी कितनी बड़ी सर्जरी है। तो मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं करना ये वो, क्योंकि मेरे को तब तक मेरे को ये भरोसा था कि ये जेनेटिक होता है। तो मैं ये चाहती थी कि अगर मैंने वो एग प्रिजर्व कर लिए, बाय चांस मेरी बेटी हुई, तो मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी उसको ये चीज़। तो मैं अपने बच्चों को ये चीज़ तो नहीं देना चाहती। तो मैं चाहूँगी कि इससे पहले मेरी औलाद ही ना हो, मैं ये बीमारी तो मैं जेनेटिक उसको नहीं देना चाहती। तो मैंने वो चीज़ की ही नहीं है। इनफैक्ट आज 10 ईयर्स हो गए हमारी शादी को, मतलब हमारा कोई बच्चा नहीं है। और ऐसा नहीं है, रिग्रेट थोड़ा सा तो होता ही है, दूसरों को देखते हैं, दूसरों की लाइफ को देखते हैं, तो लगता है कि यार हमारे भी बच्चे होते, क्योंकि हम लोग दोनों ही बहुत लविंग केयरिंग है। किसी का भी बच्चा होगा तो हम लोग वैसे पहले से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चों को। और हम तो, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी सिस्टर के बच्चे वो मेरे हाथ में बड़े हुए हैं सारे, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बच्चे नहीं होगी। पर ठीक है, गॉड ग्रेस से लाइफ तो है ना। तो फिर सबसे पहले क्या कीमो ही होता है इसमें, कैंसर में, जो आपका सबसे, या पहले ऑपरेशन हो गया ये वाला? सर ऐसे नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी स्टेज पे। अगर आपकी स्टेज बहुत ज़्यादा है तो पहले वो कीमो देते हैं, उसको श्रिंक करते हैं। 3 कीमो दे के वो श्रिंक करेंगे, वो जितना भी बड़ा ट्यूमर है आपका। और अगर अर्ली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पे है या पहले, तो वो आपको डायरेक्ट सर्जरी करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो डिटेक्ट हुआ था वो कौन सी स्टेज था? पहले तो जैसे उन्होंने बताया था कि ऑल ओवर यूट्रस में, राइट लेफ्ट में सब कुछ है, बाद में पता लगेगा। तब तक हमें पता नहीं था कि कितना ज़्यादा, जब तक स्टमक बोल, उनका ये था कि सर्जरी तो करनी है, पूरा यूट्रस निकाल देंगे, पर उनको ये पता नहीं था कि कितना ज़्यादा है। तो एक टर्म्स ये भी होती है कि आप ऑर्गन्स उतना ही निकाल सकते हो बॉडी से, ये मेडिकल टर्म्स होती है, जितना इफेक्टेड हो, आप पूरा नहीं निकाल सकते। जैसे हमने उनको बोला था फॉर अ चांस अगर दोबारा हो जाए तो आप रिमूव कर सकते हैं, पर वो डॉक्टर भी नहीं कर सकते। जितना है उतना ही कट कर सकते हो आप। अगर आप सेव कर सकते हो किसी का ऑर्गन तो वो करना। तो उन्होंने भी अपना ही डिसीजन लिया, मेरा हाफ यूट्रस, एक ओवरी निकाल दी राइट साइड की, हाफ यूट्रस रिमूव कर दिया।
लास्ट तक मुझे नहीं पता था, जब तक सर्जरी नहीं हुई तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे को कहाँ है। उन्होंने मेरा 43 सैंपल मेरी बॉडी से लिए, लीवर किडनी सारी जगह से लिए। उसकी रिपोर्ट आई 20 डेज़ के बाद। 20 दिन तक आप उसमें रहते हो। सेकेंड दिसंबर को मैं घर वापस आई थी। मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़, ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए बता रही हूँ, जिसको भी नॉन में देखो इतना ज़्यादा हो गई ये चीज़ें, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिंदा दिली हमेशा रहनी चाहिए और कोई चीज़ मार नहीं सकती उसको। सेकंड को थर्ड को मैं वापस आई घर। 6 दिन आईसीयू में रही थी मैं। मैंने क्रिटिकल टाइम देखा था वो। 60 आईसीयू में, पाइप्स और ये, बोल नहीं पा रही थी कुछ। मेरे हस्बैंड पूरा टाइम पे लेकिन होश में थी आप? थोड़ा थोड़ा। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा नीचे। मैंने बहुत नज़दीक से डेथ एक्सपीरियंस लिया है, जो आप पिक्चर्स में देखते हो ना। कि आईसीयू में, मैं आईसीयू का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे आप पिक्चर में देखते हो ना, वो ये रियल चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं आईसीयू में थी 3rd डे पे, तो ना मेरी 14 आवर्स की सर्जरी थी। तो जैसे ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई, मुझे नहीं पता कि कितने आवर की, वो तो मेरे को बाद में पता चला। तो जब मैंने आंखें, मतलब कि जब हल्का सा होश आया, तो मैं ऐसे कुछ आवाज़ मेरे कान में आ रही थी, तो मैंने आंखें खोली तो देखा मैं पूरी पैक्ड थी हर जगह से, पाइप से, मुंह में, नोज़ में, हेयर, एवरीवेयर इवन। तो वो जब आप थोड़ी आंखें खोलते तो बोलते किसी से मिलना है, मतलब आपके हस्बैंड आपका वेट कर रहे हैं, आप मिलोगे। मेरा ब्रदर, मेरे मामा का बेटा वो आया था, और मेरा नेफ्यू वगैरह। ब्लड मेरे को बहुत चढ़ा था, तो ब्लड वगैरह सब लोग बाहर थे। तो मैंने उनको, बस आवाज़ तो निकलती नहीं थी, तो मैंने ऐसे से किया, तो मुंह में भी पाइप थी। तो आपको अपने हस्बैंड से मिलना है, मैंने ऐसे हाँ किया उनको कि हाँ। तो वो मेरे को एक आईसीयू, वो जो होता है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। वहाँ आईसीयू में कोई ऐसे बेड पे लेटा है, अभी 2 मिनट आप देख रहे हो, वो तीसरे मिनट है ही नहीं है वहाँ पे। वो बहुत हॉरिबल होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने प्रतीक को बोला, मुझे यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बहुत फाइट किया पूरे हॉस्पिटल में। फिर एक आईसीयू के अंदर एक रूम होता है, वो आईसीयू ही होता है, वहाँ पे 2 बेड होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। नहीं, इसको मच्छर काट रहे हैं, ये एक्चुअली काट रहे थे। तो जैसे मेरे को नॉर्मल आईसीयू में शिफ्ट किया, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ। मेरा बीपी स्टेबल नहीं हो रहा था, मेरा बीपी बहुत लो जा रहा था। एक रात को 2nd डे या 3rd डे की बात कर रही हूँ, मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे जैसे आंखें बंद है, जैसे आप पिक्चर्स में देखते हो ना, आप ऐसे बादल में जा रहे हो, लाइट में जा रहे हो, एक जा ही रहे हो, और आवाज़ें आपको बहुत दूर से आ रही है। तो मैं ना ऐसे ही चीज़ें, मैं ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रही थी। तो ऐसे ही जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, बहुत लाइट है और मैं उसकी तरफ ही जा रही हूँ, सडन मेरे कानों में आवाज़ आई, जानवी। वो आवाज़ मेरे हस्बैंड की थी, और वो मेरे आसपास थे ही नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे ऊपर सारे डॉक्टर्स थे। तो मेरा बीपी इतना कोलैप्स हो गया था कि वो लोग मुझे सीपीआर, मतलब मुझे पुश कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे, बार बार पेन किलर्स। और मुझे तब फील हुआ कि मेरे चारों तरफ डॉक्टर है आईसीयू में। और उस टाइम मिडनाइट था। क्या होता है आईसीयू में ना, घड़ी आपके सामने लगाई होती है, तो जब भी आंख बंद करते फिर खोलते, यार अभी तो मैंने देखी थी घड़ी, आधा घंटा हो गया, 1 घंटे, मतलब कि इतना टाइम नहीं बीतता। तो वो आवाज़ मेरे हस्बैंड की थी, और वो थे ही नहीं मेरे आसपास। तो मुझे लगता है कि मैंने सारा सब कुछ फेस कर दिया था। मेरी सर्जरी से, एक्चुअली मेरी ना 1 महीने में 2 सर्जरी हुई। अच्छा। तो ब्लड लॉस, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ों से ना मेरा प्रॉब्लम ये जेनेटिक है बीपी का, हमारा हमेशा से लोअर साइड रहा है, और उस टाइम तो और ज़्यादा हो गया। तो वो मेरी एक जो साउंड जो मुझे हमेशा याद होती है ना, मैंने आईसीयू में, अब मेरा सिनारियो कहाँ से चेंज हुआ कि मेरे को ज़्यादा जीना है, क्योंकि मैंने डेथ एक्सपीरियंस इतने नज़दीक से लिया। मैं जा चुकी थी वो आईसीयू में ही। वो जो मेरी जो आवाज़ मुझे सुनाई दी, वो मेरे हस्बैंड की थी। उस टाइम में वो मेरा दूसरा पॉइंट था। एक पॉइंट पे मेरा डर ख़त्म हो गया, और दूसरे पॉइंट पे मेरे को ये फील हुआ, जब मैंने डेथ एक्सपीरियंस फील किया, तब मैंने ये डिसाइड किया, मेरे को तो जीना है। आपको लगा कि ईश्वर ने दूसरा संकेत दिया है कि हस्बैंड की आवाज़ से बुला लिया वापस आपको, ऐसा? मेरे को उस टाइम ये सिग्नल मिला कि नहीं, अब तो मेरे को जीना है, अब तो मैं फाइट बैक करूंगी, अब तो कुछ भी हो जाएगा, मुझे तो जीना है, अब मेरे पास तो लाइफ है। मैंने उस चीज़ पे बिलीव, मेरे को सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, अपनी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर, मेरे से बड़ी सिस्टर, बहुत कनेक्टेड हूँ मैं उसका नाम, इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मैं उससे कि वो मेरी सोल की तरह है। मेरे को ये 3 बंदे मेरी लाइफ में दिख रहे थे
कि अगर मेरे को कुछ हो गया ना, इनको तो कुछ ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ये लोग रोते थे, मेरे से ज़्यादा ये लोग एंजाइटी में चले गए थे। तो मुझे लगा कि अब तो मेरे को जीना ही है, चाहे जो मर्जी है। वो मेरा टाइम था लाइफ का, जब मैंने सेकंड टाइम, मैंने ये एक टाइम में मेरा डर खत्म हुआ, दूसरे टाइम में मैंने जीना डिसाइड कर दिया कि मेरे को तो जीना ही है और मैं जीऊँगी। वो मेरा वो था फाइट बैक करने का, जहाँ से मेरा रिवाइवल शुरू हुआ। जानवी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने जो फाइट बैक किया है, ये जो आपने कहा कि मेरा डर निकल गया, ये डॉक्टर की, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर बोलती थी कि आपकी उम्र अभी 33 है, आप मतलब लड़ सकते हो, आप उससे अपने शरीर को मजबूत कर सकते हो, माइंड को मजबूत कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि यदि यही चीज़ किसी को 60 साल की उम्र में होती तो क्या वो भी मेंटल स्ट्रांग होके क्या अपने आप को बचा सकता है? ऑफ कोर्स, गेम ही आपका विल पावर का है। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपने कभी सोल्जर को देखा है? जब भी मैं मेरा बैकग्राउंड आर्मी है, मेरे फादर, मेरे ब्रदर वगैरह सारे आर्मी में। तो मैंने अपने पापा की स्टोरी बता रही हूँ। उनको एक उस पे था, उनको एक शॉट हुआ था, उनको गोली लगी थी टांग पे। और मेरे फादर बोलते कि मेरा फोकस इतना क्लियर था। युद्ध में? किसी युद्ध में? हाँ, अच्छा। वो उसमें था, असम में था वो। अच्छा। वो चीज़ तो उस टाइम बहुत वो होता था। मेरे डैड एसएसबी में थे और कमांडेंट लेवल से रिटायरमेंट हुई थी उनकी। तो वो मैंने उनको बचपन में सुनी थी स्टोरी, 6th-7th में सुनी थी वो। देखो, आप कुछ भी सुनते हो ना लाइफ में, या कुछ ऐसे सुनते हो, कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में काम आती है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब उनको ये यहाँ लगी थी थाइस पे, वो आर पार हो गई थी, एंड ही वॉज फाइटिंग। वो बोले मेरे को पता है मैं ब्लीड कर रहा हूँ, बट मुझे पेन नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पता था कि सामने क्या चल रहा है और मुझे वो ख़त्म करना और अपने जो बंदे हैं उनको भी मेरे को वापस लेके जाना है। तो ही वॉज फाइटिंग फॉर अपने ग्रुप के लोग। तो आई एम सेम हियर, आई वॉज फाइटिंग, मतलब मेरे को अपने जो मेरे आसपास लोग हैं मैं उनके लिए फाइट कर रही थी। तो मेरे पापा की सीख मेरे लिए काम आई, वॉट एवर, उसके ऊपर ध्यान ही मत दो जो हो रहा है, और आपको वो पेन भी, दर्द भी नहीं देगा वो आपको, क्योंकि आप जब आप कभी देखना ब्लड, तो आपको एकदम से एक सडन वो आएगा, क्योंकि आपने अभी तक तो देखा नहीं, तो बह रहा है तो कुछ फर्क नहीं जाए, एकदम से देख लिया आपने, वो अपने दिमाग में इम्पैक्ट कर लिया और बॉडी वैसे रिएक्ट करने लग जाती है। तो मैंने उस चीज़ को बहुत छोटा कर दिया, कैंसर को मैंने बहुत श्रिंक कर दिया। फीवर और उसकी तरह, जैसे फीवर होता ना, जुकाम, कि ठीक है आएगा तो जाएगा भी सही, तो मैंने कैंसर को ऐसे लिया, आया तो जाएगा भी ये। लेकिन जानवी, मैं जितना तुम्हें जानता हूँ, जो हम लोग साथ साथ काम करते थे, मैंने तुम्हें हमेशा एक दबंग की तरह देखा, एकदम खुश मिजाज देखा है ना। कभी तुम्हारे चेहरे पर कितना भी कोई टास्क दिया तुम्हें काम करने के लिए, किसी भी सेलिब्रिटी को मैनेज करने को दिया, अकेले दिया, ग्रुप में दिया, तो तुमने उसको बहुत अच्छे से निभाया, है ना। तो वो जो हमेशा खुशी रहने वाली बात है, या वो मुझे पता नहीं तुम्हें कहाँ से मिली, अपने परिवार से मिली, अपने फादर से मिली, अपनी फैमिली में से कहाँ से मिली, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी खुश मिजाज लड़की को, अब मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी उससे पहले, हमने इतने सारे इवेंट किए, मैंने तुम्हें कभी जी भर के इवन चाय कॉफ़ी भी पीते हुए देखा हो, तुम अपने काम में मशगूल रहती थी, मतलब ड्रिंक्स और सिगरेट और ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो एक ऐसी खुश मिजाज लड़की को, या क्या तुम्हें क्या लगता है ये बीमारी किसी को भी हो सकती है? कोई बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो सिगरेट पीता हो, दारू पीता हो, ना पीता हो, क्या तुम्हारा कहना है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे। इससे पहले मेरे को अल्कोहल से एलर्जी थी, इससे पहले कि मैं जैसे भी पीती मुझे रैशेज आ जाते थे। कभी बाई चांस किसी ने दे दिया या मैंने गलती से, मेरे को कप सिरप से भी थी, कप सिरप होता है ना, उसमें भी थोड़ा सा कंटेंट होता है कुछ अल्कोहल का, मेरे को उससे भी एलर्जी। मैं नेशनल लेवल की एथलीट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल लेवल की थी, मतलब। अच्छा, क्या खेलती थी? मैं 400 मीटर में एथलीट थी। 400 मीटर रेस मैंने नेशनल लेवल में, मैं हॉस्टल में, स्पोर्ट्स हॉस्टल में पढ़ी हूँ। मेरे फादर, मेरे बड़े पापा आर्मी में, मेरे पूरी फैमिली वैसी है, स्पोर्ट्स और ये सब। शुरू से पहाड़ों में पैदा हुई हूँ, यहाँ जंप करना, वहाँ जंप करना, सब कुछ इतना हेल्दी खाना, हेल्दी इन्वायरमेंट, सब कुछ हेल्दी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तभी होगा जब आप कुछ अनहेल्दी खाओगे ना।
ये तो कभी भी हो सकता है। देखो क्या होता है ना, जैसे हमारे में अच्छे सेल्स होते हैं ना, कैंसर के सेल भी हमारी बॉडी में रोज़ बनते हैं, रोज़ डेड होते हैं। जो दूसरे सेल्स होते हैं हमारे, वो इतने एग्रेसिव होते हैं कि कैंसर के सेल्स को वो जिंदा एक भी नहीं रहने देते, वो रोज़ बनते हैं, रोज़ ख़त्म होते हैं। तो जब आपका कभी भी इम्यून सिस्टम लो हो रहा है तो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो आपके स्ट्रेस से भी हो सकते हैं, टेंशन लेना। देखो जी, कोई रीज़न नहीं है इसका, आज तक कोई पता ही नहीं कर पाएगा इसका रीज़न क्या। अपनी एजम्पशन देते जी, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर दिया, ये अपनी एजम्पशन है। अगर आपको हो गया है तो मैं तो ये बोलती हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल चीज़ की तरह लो इसको, और जो ईमानदारी से जो आपको डॉक्टर बोल रहे वो फॉलो करो। डाइट बहुत ज़रूरी है इसमें, उतने टाइम तक फॉलो करो जितने टाइम तक वो है। जब आप उससे बाहर आ जाओगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो गया, पहले से बन गया है, तो उसके लिए बहुत आपका डाइट शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। डाइट में क्या होता है? डाइट अब देखो, अब मेरा घर एक्चुअली दिल्ली में ही है मेरा। तो ऊपर जो हमारे वहाँ पे एक भैया रहते थे, वो रेंटेड रहते थे हमारी उसमें बिल्डिंग में। उनकी ना वाइफ को हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, वो भी बहुत यंग एज में गई थी। तो उन्होंने इतना लर्न किया था उस चीज़ से, उनकी भी डेथ हो गई थी 1 साल में। अब देखो मेरे आसपास, अब सर ये देखो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सबको किसी ना किसी को कैंसर हो, कोई भी नहीं बचा उसमें से। अब मैं कहा, मैं तो फंस गई बीच में, अब मैं क्या करूँ। मुझे भी तो ये भरोसा होने लग गया, अरे भाई कोई तो बच्चा नहीं है, ये सारे जा रहे, मेरा भी नंबर है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था, उनकी वाइफ जब डेथ हुई उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि मैं ऐसी चीज़ें ढूंढूंगा जो एक्चुअली स्टडी करके कि क्या क्या कर सकते हैं जिससे आप क्योर कर सकते हो, दोबारा ना हो, हेल्दी लाइफ कैसे हो सकती है। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने उनके साथ बैठ के एक पूरा शेड्यूल, मेरा चार्ट बनाया कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितनी क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं डाइट दोनों चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। कोई बोलते हैं सिर्फ हम आयुर्वेदिक पे जाएंगे, नहीं जी, आपको दोनों ट्रीटमेंट कराओ। आयुर्वेदिक जो आप नॉर्मल घर में खाते हो, जो डाइट है जो आपको दिया है वो फॉलो करो, जो आपको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया हुआ है आप वो भी फॉलो करो। दोनों बैलेंसिंग में चलना चाहिए। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने अपनी मम्मी के साथ सेम किया था, लोगों ने बोला अरे तुम आयुर्वेदिक में जाओ, ये हम लोग, मैं बहुत जगह गई, धर्मशाला वगैरह सारी जगहों से मेडिसिन, एट देन 6 मंथ के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मेरे सिनारियों में एक एक्सपीरियंस हमें वहाँ से मिला था, क्योंकि हमारी हो सकता है मैं इसलिए भी ज़्यादा मतलब कि हम लोग बाहर आ गए इस चीज़ को, क्योंकि हमने पहले एक्सपीरियंस किया था। मम्मी के टाइम पे मैं बहुत जगह पे, मैं और मेरे हस्बैंड सारी जगह में जाते थे, तो मेरे टाइम में मेरे हस्बैंड ने ये रिस्क नहीं लिया। उन्होंने बोला ठीक है वो भी हम करेंगे पर हम डॉक्टर से पहले कराएंगे। तो हम लोगों ने वो डिनाइल पे नहीं गए कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, ये सर्जरी देंगे, ये कीमो। कई लोगों ने हमें बोला था कीमो की तो ज़रूरत ही नहीं होती, डॉक्टर ऐसे ही दे देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है इट मीन्स तो वो भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही सेल्फ डाउट में रहते हो कि अरे हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ये तो नहीं कराया। मन में तो आपका चल रहा हो, मन में चल रहा तो सेल्स तो बनेंगे। जो आपको जो रास्ता दिया ईमानदारी से उस पर चलो, डाइट दिए ईमानदारी से फॉलो करो। भूख नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, वो सब चीज़ें होती है, पर चलो उस पर थोड़ा। आपको इतनी क्वांटिटी दी है, आप इतनी क्वांटिटी खा लो, पर खाओ ज़रूर, वो अब वर्क करेगा आपकी बॉडी में वो। तो जो चार्ट बनाया उसमें जो डाइट बनाई, वो क्या डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ ये डाइट ठीक है? नहीं, डॉक्टर बोलते क्लीन डाइट खाओ। वो तो क्लीन ही, जो मेरी डाइट थी वो क्लीन ही थी। डॉक्टर तो ये बोलते हैं जी सब कुछ खाओ, कुछ नहीं है जी, आप रोटी भी खा सकते हो, आप थोड़ा शुगर अवॉइड करो, ऐसे बोलते हैं, थोड़ा बहुत खा सकते हो। आपकी जब कीमो चलती है डॉक्टर आपको लिख के देता है आप चॉकलेट खाओ, आपकी एनर्जी इतनी लो जाएगी, आप कुछ खा नहीं पाओगे, तो चॉकलेट खाओगे तो आपका बीपी ऊपर होगा, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर। और खाते हैं लोग चॉकलेट, मैंने देखा हुआ है लोगों को साथ में ले जाते हुए। कीमो चल रही होती थी, वहाँ पे लोगों की चॉकलेट्स पड़ी होती थी, वो थोड़ा सा कोलैप्स करते थे, तो चॉकलेट खाओ। सो डॉक्टर तो बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना मीठा, मैंने जो फॉलो किया मैं आपको वो बता रही हूँ। मेरा मॉर्निंग शेड्यूल होता था, हमारे वहाँ पे जौ बाजरा पता है आपको, जौ और गेहूँ। तो मेरी मम्मा ने इतने सारे प्लांट, जितने भी फूल पौधे थे ना, उनको शिफ्ट करके दूसरे प्लांट में लगा दिया। सारे प्लांट नीचे लेके आई। एक में ब्रोकली एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लोगों को पता नहीं है। ब्रोकली को बीजो, सीड्स आते हैं ब्रोकली के, उसके भी ऐसे ऐसे पत्ते, जब प्लांट निकलता है उसको भी आप वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको हील कर सकती है। मेरी मम्मी ऐसे करती थी, सुबह एक प्लांट से लेगी वो गेहूँ,
एक प्लांट से वो लेगी, अलग अलग उनको वो करके इतना इतना सा दे। और बहुत ऐसे नहीं कि एक गिलास पियो थोड़ा थोड़ा सा, वो उतना ही वर्क करेगी। मॉर्निंग मेरा इससे शुरू होता था। फिर चाय तो मैं पीती नहीं थी, मैंने मीठा बिल्कुल, मैंने 1.5 साल कोई मीठा नहीं खाया, मैंने 1.5 साल कोई ग्लूटेन नहीं खाया, मैंने रोटी जौ बाजरा की खाई है, मैंने कोई राइस नहीं मैंने खाया, मैंने नॉनवेज नहीं खाया, मैंने डेयरी प्रोडक्ट, मैं तो बोलती हूँ आप सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट छोड़ो, अगर है डेयरी प्रोडक्ट छोड़ो। और आपको प्रोटीन के लिए खाना, आप राजमा खाओ, पल्सेस दालें खाओ, बोलते प्रोटीन है इसमें, नॉनवेज छोड़ो। वो उस आप खाते हो बाद में, जब आप बिल्कुल रिकवर हो जाओगे उसके बाद खाओ। पर मैंने 2 साल बिल्कुल कट डाउन किया था, कोई भी चीज़ नहीं खाई है मैंने कोई रोटी नहीं खाई, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो की है। जूसेस पीती थी मैं, केल आता है, ब्लूबेरीज, ये सब फ्रूट्स जिसमें शुगर कंटेंट कम हो, मैंने वो सारी चीज़ें खाई है। मेरी डाइट इतनी क्लीन थी 2 साल कि मैंने कोई भी बाहर का खाना जैसे होता है ना, मैंने टेस्ट तक नहीं किया। जानी, मैं ना आपके शुरुआती दौर में जाना चाहता हूँ आपकी लाइफ के, कि मैं ये पकड़ना चाहता हूँ कहीं पर भी कि या तो आपका फाइट बैक या आपका कैंसर क्यों हुआ, उसको पकड़ना चाहता हूँ। तो आपने जैसे बताया कि आप हिमाचल पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ के जो लोग होते हैं ना बड़े रफ्टअप होते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही वैसा होता है, चलना है, पैदल ही चलना है ना, और खेलना है, पहाड़ में जाना है, तो एक अलग तरह का स्टेमिना हो जाता है पहाड़ के लोगों का। क्योंकि मैं भी पहाड़ में रहा हूँ 5 साल, तो मुझे भी पता है कि आपको कहीं जाना है तो आपको गलियाँ इतनी तंग हैं कि आपको कई जगह पर आपको पैदल ही जाना है, और चढ़ाई है, तो ऐसे में स्टेमिना आपका बहुत बनता है। तो आपको लगता है कि जो फाइट बैक की बात मैं सुन रहा हूँ आपसे, उसमें उसका भी बहुत बड़ा रोल है जो आपने खेला है, आप एथलीट रही हैं। क्या एथलीट या खिलाड़ी कोई भी किसी भी तरह का खेल कोई खेलता है तो उसमें फ़ाइट करने का जो जज्बा होता है वो आता है, वो होता है उसमें, वो जब एक बार आप खिलाड़ी बन जाते हो तो वो जज्बा हमेशा रहता है, आपको पूरी ज़िंदगी रहता है। तो आपको लगता है कि और आपने बताया कि आपके पेरेंट्स, आपके जो और परिवार के लोग हैं वो मिलिट्री में रहे हैं, तो उनका तो ब्लड ही अलग होता है, उनका जज्बा, उनका शरीर, उनकी सब चीज़ें अलग ही होती हैं, फाइट बैक अलग होता है। तो आपको लगता है कि उसका भी कोई रोल आपके इस बीमारी के संघर्ष में, लड़ने में कहीं काम आया है? ऑनेस्टली बोलूं सर, हाँ, मरने से तो सबको डर लगता है, कुछ काम नहीं आता उस टाइम। अच्छा। जीरो हो जाता है कुछ। आपने क्या किया, आप पता कैसे हो जाते हो उस टाइम, ब्लैंक, जिस पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ लिखा नहीं, आप ऐसे हो जाते हो उस टाइम। आप सब जो कुछ आपके अंदर है ना, जीरो हो जाता है वो, क्योंकि डर इतना बैठा हुआ है उस चीज़ का कि आपको आप कौन हो, आप ये भी भूल जाते हो। आपको सिर्फ ये पता होता कि बस मरना और कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ें, ये चीज़ें तो आपकी फिर डीएनए में, वो आप फील, या तो वही विल पावर, आपका वही विल पावर हो रही है। बाकी तो पता है क्या है, फाइट बैक तो तभी कर सकते हो आपके, जब आपके पास एक ब्यूटीफुल फैमिली हो। जब आप, एक बंदा बीमार होता है ना, वो बीमार नहीं होता है, वो तो होता ही है, उसके साथ पूरी फैमिली बीमार होती है उस टाइम। क्योंकि जो एक, मेरे को तो पता है कि मेरे को ये हुआ है, तो मुझे पता है यहाँ पेन हो रही है, यहाँ जो दूसरा बंदा होता है ना आपके साथ, जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको तो आप जज भी नहीं कर सकते हो कि वो किस चीज़ से जा रहे हैं। तो आप जब बीमार होते हो ना, नॉट कैंसर, किसी भी बीमारी से, तो उस टाइम आपका पूरी फैमिली बीमार होती है, कोई फिजिकल होती है, कोई मेंटली होती है, क्योंकि आपके बारे में सोच रहे होते हैं, दिन रात वही सोच रहे होते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको हल्का सा भी। मेरे को कोल्ड, मेरी जो जर्नी है ना सर कैंसर की, वो ऐसी जर्नी है ना, मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं, ईजी नहीं है वो। जब मेरी सर्जरी हुई, मैं जैसे 2 दिसंबर को मैं वापस आई, 16 को मेरा बर्थडे होता है। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि वो मुझे अच्छा फील कराना चाहते थे, तब मैं चल भी नहीं पाती थी क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी सर्जरी से, वो मेरे को बेबी स्टेप लेके ना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे पूरे घर वाले, और ऐसे बेबी स्टेप से मुझे डांस करा रहे थे। तब मैं वॉक भी नहीं, मैं अच्छे से, मैंने उसी टाइम सोच लिया था वो चीज़ें कि अब मैंने ये बेबी स्टेप लिए है ना, और मैं भागूंगी इसके बाद। तो वो सारी चीज़ें, अब 1 महीने का टाइम देते हैं वो, जब आपकी सर्जरी होती है तो 1 महीना थोड़ा सा रिकवर होने के लिए, ताकि आपकी स्टिचेस खुल जाए और आप हील हो। जब आपकी कीमो होती है ना, तो वो सारे गुड सेल्स, बैड सेल्स, सबको कीमो मार देती है, डेड जीरो कर देती है आपकी बॉडी के सेल्स को, कि जो बैड सेल्स है वो भी मर जाए, उसके साथ साथ गुड सेल्स भी मर जाते हैं। अब मेरा ये सारी चीज़ें प्रोसेस ठीक हो गया। अब आ गया जी
31 जनवरी मेरा कीमो का फर्स्ट डे। अब मुझे तो पता है कि कीमो में क्या होता है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा था, मुझे तो पता है डर है। अब मेरे को पता भी है कि उसके बाद के रिएक्शंस क्या होते हैं। एक तो आपको सरप्राइजिंग, जैसा मेरी सर्जरी हो, मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इतनी बड़ी सर्जरी है। जब मैंने देखा, ओ जब वो 2-3 दिन के बाद जब मेरे को होश आया, अब था मेरी कीमो का टाइम, फर्स्ट डे 31 जनवरी। लोग न्यू ईयर कर रहे होते हैं। कई बार मैं आज भी सोचती हूँ, जब देखते हैं ना कि हम खुश हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बेचारा सैड होगा अभी, या हम पार्टी वार्टी कुछ भी करते हैं तभी। और मेरी कीमो है, फर्स्ट कीमो चल रही है मेरी, और हो गई है। पता है क्या चल रहा है, मुंह में तक टेस्ट आता है मेडिसिन का। वो ऐसा होता है, बहुत ईजी होती है गाइस कीमो। इट्स लाइक जैसे आप वो नॉर्मल ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, ऐसा है। कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इजी है, कुछ भी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके साथ आपको टीवी भी चला के देते हैं, सब कुछ। मैं तो नॉर्मल, अब मैंने एक वीडियो भी शूट की है अपना कीमो, मेरी इधर 5th कीमो चल रही है, इधर मैं शूट कर रही हूँ, मतलब कि अपना वैसे ही कर रही थी रैंडम फॉर इसके लिए। और मेरी जर्नी, जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में आती है ना, तो एक जगह पे नहीं रुकती, प्लस में उसमें प्लस होते, छोटी छोटी चीज़ें देते हैं उसके साथ। तो जैसे मेरी अभी पहले ही कीमो हुई, सेकंड कीमो तक ना मुझे इतना हाई फीवर हो गया कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, 103 104। डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा था कि फीवर इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड करते हैं आपका। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सुनना। तो मैं जिस हॉस्पिटल में थी, मेरा डॉक्टर जो मेरे अब कीमो के डॉक्टर थे, डॉक्टर पीके जुल्का, ही इज़ द बेस्ट मैन। मतलब कि उन्होंने मेरे को ये बोला था, तुझे तो मैं बचाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, मेरे को चाहे यूएस तेरी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। इज 75-80 ईयर्स ओल्ड, और वो इतने बेस्ट डॉक्टर है ना लाइफ के, मेरे सबसे बेस्ट डॉक्टर से मिली हूँ मैं आज तक। उन्होंने बोला तुमको तो मैं बचाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब मेरे को फीवर हो गया, मैं डॉक्टर के पास आई, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं कोई नहीं होता, तुम एक काम करो, उस वाले हॉस्पिटल में, उन्हीं की दूसरी ब्रांच है, उस वाले हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे एक वो है, वो आपको वो करेगी, देखेगी कि क्या है। इन्फेक्शन लग रहा है मेरे को स्टमक में, जो सर्जरी के बाद इफेक्ट होता है ना, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। जो पाइप उन्होंने निकाला 15 डेज के बाद, जहाँ पे वो वेस्ट बाहर जाता है पाइप से, वो उसके बाद में मेरे स्टमक में बन रहा था। वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया था, वो इकट्ठा जैसे पानी नहीं जमा हो जाता, फिर वो स्मेल करने लग जाता है पानी, तो ऐसे था। एक टाइम पे वो जमा हो गया, पर वो पॉइजन में वो हो गया, वो सॉलिड दिखने लगा। मेरी डॉक्टर, उन्होंने बोला जी, जिसने मेरा वो अल्ट्रासाउंड वहाँ पे किया था, MRI, उसने बोला जी अब मेरे को तो ट्यूमर दिख रहा है। और मेरे हस्बैंड मुझे देखे, मैं उनको देखूं अगेन, मतलब कि एक ट्यूमर और दिख रहा है आपको अंदर। मतलब ये इतना, मेरे डॉक्टर इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला कि हाँ सर, हम नहीं कर सकते, हम नहीं देख सकते, हम पंचर नहीं कर सकते, हम इसको ड्रेन नहीं कर सकते, ये वाटर नहीं है, ये कुछ सॉलिड है, मुझे ट्यूमर लग रहा है। मेरे डॉक्टर इतने अच्छे थे, उन्होंने फ़ोन पे बात की सर्जन से, जो वहाँ सर्जन थी। उन्होंने बोला मुझे पता है, आई एम प्रीटी मच श्योर ट्यूमर नहीं है, इट्स अ वेस्ट वाटर जो एक जगह पे पोस्ट सर्जरी इफेक्ट है, एक जगह पे इकट्ठा हुआ है। तुम बोलते हैं हम पेंचर नहीं करेंगे। अब मेरी सर्जरी तो हो नहीं सकती है, ठीक है, कि ऑलरेडी इतनी सर्जरी होगी है, वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, मेरा स्टमक पेंचर किया एक नीडल से, बहुत मोटी नीडल्स होती है, उससे स्टमक पेंचर करते हैं। तब तक ना सर मैं दर्द भूल ही गई थी, दर्द क्या होता है। मैं एक ऐसी लड़की थी, इंजेक्शन देख के भी मुझे डर लगता था, मैं ऐसे मुंह करती थी, मेरा इंजेक्शन ऐसे लगता था। तो मैं बोलती हूँ कि कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। उन्हें, मेरे डॉक्टर ने इतना भरोसा दिलाया कि बोलते आपकी जिम्मेदारी होगी अगर, बोलते हाँ, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हें ट्रस्ट है ना मेरे ऊपर, मैंने बोला फुल्ली ट्रस्ट है, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करो सबसे। उन्होंने मेरे को उन्होंने बोला पेंचर करो, बोलते सर कुछ भी होगा, बोलते ओके आई विल हैंडल इट। उन्होंने मेरे को वैसे ही होश में ही थोड़ा सा देते इंजेक्शन, पर पता चलता इतनी बड़ी नीडल अंदर तक जा। उन्होंने मेरे को पेंचर किया, वहाँ से उन्होंने सैंपल निकाला और वो उसके लिए भेजा, और उन्होंने साथ में ड्रेन पाइप लगा दी। वो 7 डेज तक मेरे स्टमक में रही और मेरी कीमो बंद हो गई। जो मेरी 20 डेज में कीमो होनी थी, क्योंकि मेरे स्टमक में ऑलरेडी इतना इन्फेक्शन हो गया था, अगेन मेरी कीमो स्टॉप। अब डॉक्टर को ये भी टेंशन है, कीमो नहीं देंगे सेल्स वापस ना हो जाए। तो फिर वो उसकी रिपोर्ट आई 3-4 दिन के बाद। मेरे डॉक्टर हमेशा बोलते थे नहीं है तुझे, नहीं है तुझे, आई एम श्योर। टचवुड, जब उस ट्यूमर की रिपोर्ट आई, वो कैंसर नहीं था उसमें। और इतने हम लोग इतने खुश हो गए, ओके थैंक गॉड ये नहीं है। फिर हम लोग घर गए। फिर वो 7 डेज तक, इधर तो मेरा पूरा सर्जरी 7 डेज तक, एक और बैग लेके, एक और पाइप लेके,
किधर भी जाना वॉशरूम में, बेचारे मेरे हस्बैंड साथ में। अच्छा मेरे को ऐसा भी होता था कि यार ठीक है जी, वो ठीक हो गया, 15-16 डेज के बाद वो निकाल दिया, फिर बैक टू कीमो। सेकेंड कीमो के लिए आई, और जैसे सेकेंड कीमो है और मुझे कोविड हो गया। लोग तो नॉर्मल उससे वो नहीं करते, नॉर्मल चीज़ों से। कोविड जब हुआ था लोग नॉर्मल कोविड से नहीं उभर पा रहे थे, और मेरा तो एक सर्जरी, कैंसर प्लस कीमो एक हो चुकी है, प्लस और वो सोने पे सुहागा बोलते ना, और ऊपर से कोविड दे दिया। अच्छा जी चलो जी कोविड हो गया। मेरे डॉक्टर ने, उन्होंने बोला तुझे तो कैंसर हुआ था, तू उससे निकल गई, तुझे कोविड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा कोविड। मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, अरे कुछ नहीं। और सब लोग मेरे आसपास, सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, आपका फैमिली सपोर्ट। मुझे वो हुआ है, कोविड हुआ है, पर मेरे को किसी ने नहीं छोड़ा। मेरी मदर इन लॉ 50 प्लस है, 56, शी इज़ राइट नाउ 59, तब वो 56 प्लस थे, और उन्होंने मुझको नहीं छोड़ा कि मुझे कोविड हो जाएगा। शी वॉज विद मी ऑल द टाइम। और मेरे हस्बैंड, इन दोनों ने नहीं मुझे छोड़ा कि तुझे होगा हमें भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं कभी भी अकेली नहीं रही, और मैंने कोविड से भी मैंने फाइट करके वापस आ गई। फिर मेरी थर्ड कीमो, अब मैं थर्ड कीमो करा के आई। उसके बाद ना एक इंजेक्शन लगता है 2 दिन के बाद, पावर बूस्टर होता है, जिससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपके सेल्स, गुड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे को उसके लिए हमारा, जहाँ पे मेरी कीमो हो रही थी वहाँ हमारा एक फ्लैट भी है, तो हम 2 दिन के लिए वहाँ रुकते थे। तो वो नियर बाई है मेरे शॉप के, तो मैं और मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड वहाँ पे 2 दिन के लिए स्टे करते थे, और हमारे साथ एक लड़की जो हमारे हाउस हेल्प है वो। तो अब क्या हुआ, मैं इनको बोलती थी कि आप लोग मेरे पीछे सबको छोड़ के गए हो, आप लोग जाओ शॉप पे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला शॉप पे जाओ, बस वॉक इन डिस्टेंस है फ्लैट से। और मम्मा को, मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बोला मम्मा को कि आप भी जाओ। वो जा नहीं रही थी, बोलते मेरे को थोड़ा सा कुछ मेडिसिन लानी है। तो मेरी मम्मी जैसे नीचे मेडिसिन के लिए गई, मैं नॉर्मली वॉशरूम गई, और मैं वॉशरूम से जैसे बाहर हुई और मैं कोलैप्स कर गई, मतलब मेरे को चक्कर आ गया कीमो से ऐसा, और मैं गिरी तो इस हाथ पे गिरी, और मेरी ये वाला और ये वेट यहाँ पे आया, ये मेरी बोन ऐसे हो गई, पूरा ये ट्विस्ट हो गया। और मैंने फ्रीक्वेंट, जो बोलते ना एकदम से जो सडनली आपके, वो मेरा स्पोर्ट्स वहाँ काम आया था सर, जो आपने बोला आप एथलीट थे, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस। और मैंने उसी टाइम अपनी कलाई ऐसे वापस मोड़ के, ये पूरी ऐसी हो गई थी, ऐसे टेढ़ी हो गई थी, मैंने ऐसे मोड़ के वापस ऐसे फिक्स की। सोचो अब इतना फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड में मैंने फिक्स की वापस ऐसे, तब भी दिक्कत थी। और मैंने ऐसे फ़ोन किया प्रतीक, मैं गिर गई, और ये लोग इतना भाग के आए बेचारे, और सब ऐसे घबरा गए। और मेरा ये फ्रैक्चर लेके गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला ये तो फ्रैक्चर है। मैंने डॉक्टर को बोला कि मैंने ऐसे, बोलते अगर आपने ये नहीं किया होता ना वापस वैसे, तो आपकी सर्जरी भी नहीं होनी थी और आपका हाथ ऐसे ही रह जाता। और फ्रीक्वेंट सेकंड में मैंने वापस प्लेस किया। फिर 1 महीने का प्लास्टर, ये आ गया जी प्लास्टर, थर्ड कीमो और प्लास्टर। अब मेरा एक ये हाथ चल नहीं रहा, इस हाथ में मेरी कीमो होती है, दोनों ऐसे हो गया। अब मैं पता कैसे हो गई, मतलब लोग, मैं बोलती हूँ होप नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए लाइफ में, पर आपने ना अपनी होप नहीं छोड़ना कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, अच्छा ऐसे नहीं, आपने उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके बाहर जाना। आपको लगा कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये तो चल ही रहा है, साथ साथ कुछ ना कुछ और चल रहा है। नहीं, मेरे को तो पता ही था कि अब कोई बात नहीं, जो मैंने तो ये ब्रिंग इट ऑन, कुछ भी होगा मेरे को तो जीना है, मेरे को तो फाइट बैक करके वापस जाना नॉर्मल लाइफ में। मैंने तो सोच लिया था। प्रतीक बोलते थे, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मुझे तो अब ऐसे लगने लग गया कि मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, कोई पत्थर कहीं से गिरना होगा वो भी हम पे आ जाएगा। बोलते ना जब बुरा टाइम शुरू होता है तो चारों तरफ से आता है। पर मैंने तो सोच लिया था कि मेरे को तो जीना है, मेरे को तो ठीक होना, चाहे जो मर्जी हो, कितना भी, ब्रिंग इट ऑन, जितनी भी चीज़ें आएंगी मैं लूँगी उसे। तो फिर मैंने ये पूरा प्लास्टर मेरा 20 दिन में मेरी कीमो होती थी, 1 महीने में मेरा प्लास्टर खुला, तो भी मेरा स्टेबल, मतलब कि ग्रिप नहीं थी। एक तो वैसे ही चली जाती है ग्रिप, उसमें कीमो में वैसे ही थोड़ा बहुत हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत नॉर्मल होता है कीमो में, बहुत ज़्यादा फंसी वाली चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैसे हो जाए, नॉर्मल है, नॉर्मल उसकी तरह चढ़ती है, क्योंकि डर ज़्यादा बिठाया हुआ है। कीमो मैंने सुना, पढ़ा, देखा तो नहीं, लेकिन पढ़ा कि उसमें बाल चले जाते हैं सारे या कुछ ऐसे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई तब मेरे को ना थोड़ा रूट्स में पेन होना शुरू हो गया था। मेरे बाल बहुत खूबसूरत थे, लंबे, अभी भी बहुत खूबसूरत है, देखो मेरे बाल कितने खूबसूरत है। अब तो वापस आ गया बाल। तो अब मेरे बाल, जैसे मैं सुबह लड़कियों के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, बाल। मैं तो शुरू से, आपने देखा मैंने कभी मेकअप नहीं किया, मेरे बाल ही बहुत पसंद थे मुझे। और
अब मैंने देखा, जैसे मैं एक साइड पिल्लो पे सोई हुई थी, मैंने देखा एक साइड के पूरे बाल मेरे पिल्लो पे है, और वो मेरे लिए बहुत ऐसे वाला पॉइंट था कि ओह। और मैंने ऐसे किया तो मेरे जितने बाल थे वो सारे मेरे हाथ में आधे से ज़्यादा ऐसे आने लग गए। तो मेरे हस्बैंड को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब ये डिप्रेस ना हो जाए। तो बोलते क्या, मैंने अपनी मम्मी के बाल मैंने अपने हाथ से काटे थे, मैंने खुद उनको वो किया था, क्योंकि मेरी मम्मी को हमने लास्ट तक नहीं बताया था, क्योंकि वो चीज़ मतलब गाँव से विलेज से जैसे लोग आते तो उनको इतना पता नहीं होता कि क्या बीमारी। आज भी आप हमारे गांव में जाओगे तो लोगों को अब पता चला कैंसर क्या होता है, उनको तो पता ही नहीं होता था क्या। मेरी मम्मी को हमने लास्ट तक नहीं बताया था कि क्या है। और मेरी मम्मी ने, ये इतनी बड़ी बुरी बीमारी तो कोई नहीं अपने लिए सोच सकता जितना डराया लोगों ने। तो इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला, अरे क्या है तेरे तो वैसे, तुझे तो बाल बहुत छोटे पसंद थे। तो बहुत ही प्यारा मोमेंट है ये, मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट है ये। उस टाइम तो बहुत बुरा लगा था। एक साइड से मेरे हस्बैंड ने पूरे मेरे बाल ऐसे ट्रिम किए, एक ऐसे ट्रिमर खुद लगा रहे थे, एक मेरे पे लगा रहे थे, एक अपने पे लगा रहे थे, और पूरे बाल मेरे ट्रिम किए, अपने साथ में पूरे बाल ट्रिम किए। और ये तो चलो मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर बोलती है, मेरी मदर इन लॉ बोलती है, तू मोनू मेरे भी काट कर दे सारे। मतलब मेरी मम्मी ने भी यही बोला कि तू प्लीज़ मेरे बाल भी काट दे। कि देवर लाइक, वो सोच रहे थे कि बस कैसे भी करके इसका सारी चीज़ें लाइट हो जाए, ये लड़की अपने हमारे जैसे खुद को भी वो सोचने लगे। सॉरी, ठीक है, टाइम लो पानी पी। मैं ना ये इसलिए नहीं, मैं चाहती हूँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत रो रहे हैं पीछे से, तभी तो मेरे को उसको देख के ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं रोती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रोना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप हो जाते हो वीक मोमेंट पे, पर मेरे लिए ये मेरी खुशी से है, क्योंकि शायद आज भी बोलते ना कि ससुराल अच्छा नहीं होता, हस्बैंड अच्छे नहीं होते, होता है ऐसा, कई लोगों के साथ होगा। मैं तो आज जो भी जिंदा हूँ अगर, तो जस्ट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर। सिर्फ ये लोग मेरे पीछे थे तो मेरे को इतना ज़्यादा वो हुआ कि नहीं, मेरे को तो जीना, मेरे को इन लोगों के लिए जीना है भाई, क्या करना है। फिर मैंने उस चीज़ से, अब क्या होता है ना, जब आप नेगेटिव जा रहे होते ना, तो आप प्लस उसको ना पॉजिटिव वे पे भी ले सकते हो। मैंने अपने कैंसर को कैसे लिया, मैंने उसमें इफ़ और बट डालना शुरू किया। मैंने ये सोचा कि अगर मैं 50 साल की होती तो क्या मैं कर पाती। तब भी मैंने सोचा हाँ, कर तो लेती। हो सकता है भगवान ने मुझे ये जल्दी दिया हो, क्योंकि मैं यंग बॉडी है और मैं इसे रिकवर कर दूँ। जब भी आपको कभी भी कुछ चीज़ हो ना, उसके दोनों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो आप, हमारे दिमाग में कौन सा पहलू आता है, बैड वाला, जो गलत होता है। दूसरा पहलू देखो हमेशा कि अरे ये वाला, हाँ पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव ही देखा। और आई स्वेयर, जब मैं इससे पहले चीज़ें बताती हूँ, मैंने बहुत, अब तो उसके बाद मैं बहुत कंट्रोल स्ट्रॉन्ग फील, आपने भी मेरे को फ़ोन पे बहुत बार सुना होगा, मैं रोई। जब आपने पहली बार मेरे को कॉल किया था तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं इसलिए नहीं रोई थी कि मेरे को कैंसर हो गया। जब आप जिनसे अटैच्ड होते हो ना, जब आपसे वो करते बात या वैसे करते हैं, तो आपको खुशी भी होती है, ओके नाउ आई एम बैक, इस टाइप का था। मेरे को ये नहीं लगता कि ऐसे आपको जब भी कभी हो ना, कोई भी देख रहा हो, आपको आपकी फैमिली ना आपको ठीक कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका एक टाइम, अब देखो इसमें भी बहुत सारे सिनेरियो आते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत लंबा है। रोज़ रोज़ एक बंदे को देखे बीमार है तो घर वाले गिव अप कर देते हैं। बहुतों को मैंने देखा, अरे इरिटेट हो जाता है बंदा, जो जिसको चल रही हो, जो बीमार होता है ना, वो आपको एग्रेसिव भी हो जाता है आपके ऊपर। मैं एग्रेसिव हो जाती थी कई बार, जो इरिटेट, स्नैप नहीं करते जैसे एकदम से, मैं बहुत स्नैप करने लग गई थी चीज़ों को। अरे मुझे नहीं खाना, एक तो भूख नहीं लगती है, तो मैं चीज़ें थ्रो करती थी। तो इन लोगों ने ना मेरा स्नैप करना, उन लोगों ने और ज़्यादा मुझे प्यार किया कि नहीं स्नैप कर रही है, ठीक है, अभी चल रहा है मोशन। तो फैमिली ही सबसे बड़ा सपोर्ट होती है इस चीज़ को करने के लिए। कीमो की बात कर रहे थे, कीमो फिर मतलब एक तरफ आपके हस्बैंड कर रहे थे, एक तरफ आप कर रही थी, वो मोमेंट जो है वो तो चलो मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए करेंगे,
पर जब हम लोग कर रहे थे वॉशरूम में, हमारे वॉशरूम में हम लोगों ने वॉशरूम ओपन करके ऐसे करके 2 ट्रिमर हस्बैंड ने लगाए हुए थे चार्जिंग पे। तो अब मेरे को सडन पता नहीं था कि मेरे बाल झड़ जाएंगे, तो ट्रिमर तो चार्ज ही नहीं थे, तो उन्होंने साथ में चार्जिंग पे ट्रिमर लगाया हुआ था, क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ रहे थे कि मैं जहाँ पे भी बैठ रही थी ना, मैंने नॉर्मल भी ऐसे किया, इतने बाल निकल रहे थे। तो उन्होंने मेरे को ऐसे जस्ट अच्छा फील कराने के लिए खुद को शेव किया, मुझे शेव किया। फिर मेरी मम्मा आई कि नहीं मेरे भी कर दे, तू मेरे भी कर दे। ये बहुत, एक लड़की के लिए बहुत, आपकी सास आपको इतना प्यार करे। लिटरली मैंने अपनी सास को ऐसे देखा जैसे आपको नींद, आंख लग जाती है ना आपकी, तो आप इतने पेन में होते तो आपको आंख लग जाती है। मेरी जब आंख खुलती थी ना, एक पैर मेरी मदर इन लॉ ने मेरे पैर दबाए। मैं मम्मी को अपनी बोलती थी कि मेरे को आप इतना पाप चढ़ा दोगे, अगर मेरे को मैं ठीक हो रही हूँ तो मेरे को इतना चढ़ जाएगा पाप कि मैं अपनी माँ से पैर दबा रही हूँ। बोलते अगर मेरी जगह तेरी माँ होती तो अगर वो कर रही होती तो। मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल है मेरे को, मेरी डाइट बनाना टाइम पे, मेरे को कब कौन से, हमारा ना फ्रिज है इतना बड़ा, इस मतलब कि वैसे टाइप का फ्रिज, उसमें इतना बड़ा चार्ट चिपका हुआ था, मतलब कि ऐसे लिख के उसमें चिपका हुआ था कि इस टाइम पे ये देना है, वापस से टिक करते थे, वो टाइम लिखा हुआ था उसमें कि 10:32 इतना देना, 3 बजे क्या देना, सूप का टाइम, जूस का टाइम, डिनर का टाइम, सब कुछ उसमें एक डिटेल में था। ऐसा नोट मेरे को, ऐसा मेरे घर वालों ने प्रिंसेस की तरह जैसे रखते हैं ना, मेरे को प्रिंसेस की तरह रखा इस टाइम पे ये। और इतना महंगा, मतलब कि इतना हुआ, वैसे अब क्या ही बताएं, ये शायद नहीं, ट्रीटमेंट इतना महंगा है इसका, लोग वैसे सुन के डर जाते कि यार अब ऐसा होगा वैसा होगा। खैर अब के टाइम में तो ठीक है, सभी लोग इंश्योर्ड है, तो पहले तो वो होते भी नहीं थे इतने लोग। मेरी मॉम नहीं थी, उन्होंने कंसीडर भी नहीं किया था मेरी मम्मी की पॉलिसी को, क्योंकि वो काफ़ी बहुत करोड़ों रुपए ले लेते फिर वो लोग आपसे, क्योंकि वो 1-2 पे तो दया नहीं दिखाएंगे, वो तो कितने पे दिखाएंगे ना, तो वैसे वाले। तो बहुत, एक तो एक्सपेंसिव है ये चीज़, और दूसरी चीज़ है मेरे को लगता है कि अब तो बहुत बेटर हो गया है, पर अब आपको ना 2-3 जगह पे ओपिनियन लेनी चाहिए। जैसे आपको डिसाइड किया कि अरे हो गया, फिर भी 2-3 जगह पे ओपिनियन लेके फिर डिसाइड करना चाहिए कि है कि नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी चल रही है कि लोग बोल रहे हैं कि होता भी नहीं है, तो भी लोग ऐसे बोल देते हैं। पर मैंने भी यही किया था, हमने 2 बार 3 टाइम हमने टेस्टिंग कराई थी, ऐसे नहीं कि 1 टाइम में किसी ने डिक्लेयर किया। आपको किसी ने बोला है तो भी आप सेकंड ओपिनियन, कैंसर में हमेशा सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो आपकी अभी तक की बातों से लगता है कि डॉक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, फैमिली का तो होता ही है, लेकिन अच्छा डॉक्टर मिल जाना भी भगवान के बराबर ही मुझे लगता है, ऐसा होता है। हाँ, ये फैक्ट है। पर मेरी सर्जन बहुत अच्छी थी। बट पता है क्या होता है, डॉक्टर का रोल सबसे बड़ा पता क्या होता है, क्योंकि हम जैसे भगवान पे भरोसा करते हैं ना, वैसे ही हम डॉक्टर पे भी भरोसा करते हैं। तो हम एक शब्द सुनने के लिए तरस जाते हैं डॉक्टर को, कि ऐसे बोल दे अरे तू ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। मेरे को ना वहाँ पे सिर्फ यही चीज़ का, मेरी डॉक्टर ने बोला था लास्ट में मुझे कि हाँ, पर वो लोगों का टीम ऐसा था ना, वो सही से कन्वे नहीं कर पाते थे हमें, बोल नहीं, अरे ऐसे झाड़ के, जबकि प्राइवेट, वो सेमी प्राइवेट, बेस्ट ट्रीटमेंट तो है ही वहाँ, सेमी प्राइवेट, पर वो लोग ना ऐसे लेते, अरे बताना सर्जरी करके, अरे मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पर सब मेरे को ये, अगर कोई डॉक्टर वैसे भी देख रहे हैं तब भी मैं उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जो आपका पेशेंट होता है ना, आप पे इतना ज़्यादा बिलीव होता है, अगर आप झूठ मूठ में भी बोल दोगे ना उसको कि आप तो जियोगे यार, कुछ भी नहीं है ये, वो अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर देगा ना कि वो जितनी बड़ी बीमारी है ना वो फाइट कर लेगा। ये चीज़ मेरे डॉक्टर ने पीके जुल्का ने दी थी मेरे को, जो मेरे मेडिसिन के कीमो के डॉक्टर थे ना, उन्होंने मेरे को ये बोल दिया, 100% श्योर उन्होंने किया था मुझे, मैं श्योर थी कि मेरे को जीना है। जो एक और होते हैं ना, एक बोलते हैं, एक होता सत्य, एक होता अटल सत्य, तो वो हमारे इसमें लिखा हुआ है, ये भगवान जी बोलते हैं, ये अटल सत्य कौन है, वो बहुत अलग स्टोरी है, स्पिरिचुअल है वो। तो वो मेरा सत्य था ये कि मेरे को जीना है, सच था ये। और अटल सत्य मेरे को पीके जुल्का जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला सामने से बैठ के, ऐसे बैठ, अरे क्या कुछ नहीं है, तुम्हें तो मैं बचा लूंगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम तो जियोगी, कैसे नहीं जियोगी यार, कुछ भी नहीं है तुम्हें। जब उन्होंने मेरे को इतनी सी बात बोली ना, मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया, जबकि मेरे को कीमो के टाइम पे इतनी चीज़ें चल रही थी, कभी मेरे को कोविड हो रहा है, कभी मेरे को इन्फेक्शन हो रहा है, कभी मेरा हार्ट टूट रहा है, तो मेरी इतनी चीज़ें हो गई सिर्फ एक डॉक्टर की बात से, क्योंकि उन्होंने मुझे बोल दिया था
तो बूस्टअप मिल गया उससे। तुम्हें ठीक है। तो डॉक्टर्स का, हम लोग ना डॉक्टर का बोला ऐसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं। अगर हम लोग इतना फॉलो करते हैं, पत्थर की लकीर मानते हैं, तो डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे किसी का उनको ये लग रहा है कि इनको नहीं भी है, तब भी बोलना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उससे अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो जिसको लास्ट तक स्टेजेस, मैंने तो इतनी स्टोरीज पढ़ी है, लास्ट स्टेज पे भी लोग ठीक हो जाते हैं। काफ़ी स्टोरीज देखी है मैंने, रियल लाइफ में लोगों से बात की है, रियल लाइफ में ऐसे लोगों से, कुछ आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, कुछ जब आप एक जर्नी से निकल रहे होते हो तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो सेम बोट में होते हैं। मैंने एक ऐसी आंटी की स्टोरी सुनी है, 60+ आंटी थी, 4th स्टेज कैंसर था उनको, मतलब वो कोई और कैंसर था। उन्होंने सब कुछ अपनी विल बना दी थी, अपनी बेटियों के नाम पे कर दिया था सब कुछ, जितनी प्रॉपर्टी थी। उनके हस्बैंड ने उनको बताओ 50 ईयर्स में छोड़ दिया कि हाँ कैंसर है, मैं तो इतना, मैं रोज़ हॉस्पिटल ये वो लेना देना सब कुछ करके उन्होंने पूरी विल बना दी थी। जिसने मेरा चार्ट लिखा था, जिस भैया ने, उन्होंने उसकी डाइट लिखी थी। उन्होंने उसको बोला कि डॉक्टर ने ये बोल दिया था आप ठीक ही नहीं हो सकते जी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कीमो भी नहीं है। उन्होंने सब कुछ स्टॉप करके उनको सिर्फ वेजिटेबल डाइट्स पे रखा था, जूसेस स्मूदीज। और 4th मंथ के बाद उनका टेस्ट कराया, उनके ट्यूमर सारे श्रिंक हो गए थे, गए नहीं थे। फिर उन्होंने 1 साल तक और कंटिन्यूसली किया वो जूसेस स्मूदीज, केल का ब्रोकली, ये वो पेठा होता है, मतलब पम्पकिन होता है वाइट वाला, वो सब डाइट, रॉ डाइट, और ये सिर्फ जूसेस लिया उन्होंने, कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं लिए, सॉल्ट वॉल्ट सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ जूसेस पे 1 साल उन्होंने जूसेस किया, और शी इज़ कैंसर फ्री। अब कुछ भी नहीं, 4th स्टेज का कैंसर जहाँ उन्होंने विल बना दी थी, आज इतनी फिट है, सब कुछ कर रही है। अब नाउ शी इज 67 या 70। अच्छा, ऐसे भी है, ये रियल लाइफ स्टोरी है, मैंने खुद बात की है उनसे। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टेज तक भी ठीक नहीं होता, अब डाइट से भी हो सकता है। और डॉक्टर ने मना कर दिया था उनको, पर उन्होंने जिससे मैंने डाइट फॉलो की थी, मेरे को तो भैया ने रैंडम लिख के दे दिया था, क्योंकि उनकी वाइफ का हुआ था। वो तो करते हैं, हेल्प करते हैं ऐसे लोगों को कि ये लेना चाहिए। मैंने टर्मरिक, बहुत एक्सट्रैक्ट होता है और उसका हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है, वो मैंने, हस्बैंड ने मेरे सब कुछ जो किसी ने बोला था, मशरूम एक्सट्रैक्ट, ये सब सिवोथॉन, ये सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा ली है डाइट के। पूरी लाइफ नहीं खाना, आपको बोलते कि पूरी लाइफ नहीं जी, जब आप फ्री हो जाओ आप नॉर्मल लाइफ जियो। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं ये खाऊंगी तो मेरे को ये हो जाएगा, जैसे ही आप, डॉक्टर ने बोल दिया, जैसे उसके टेस्ट होते हैं 6 महीने में, 1 साल में टेस्ट होता है, तो पहले 6 महीने में करते हैं, तो मैं 6 महीने में, पहले 3rd मंथ पे कराया था मैंने, ठीक था, 6 मंथ में कराया, ओके 1 ईयर में कराया। अब 1 ईयर में होते हैं, और डॉक्टर को ना 6 मंथ में ही पता चलता था जिसको आना, ये तो सेल्स होते हैं जिसको आने वापस इसी टाइम 1-1.5 साल में, वैसे तो 5 साल में 10 साल में बोलते हैं वो फ्री, बट ऐसा नहीं है। कि काफ़ी स्टोरीज मैंने देख ली है, लोगों को बोलना चाहिए, स्पिकअप करना, क्योंकि लोग डर रहे हैं कैंसर से। तो जो हो रहा है ना, जिसको रिकवर कर रहे हैं, हर बंदे को अपनी स्टोरी बतानी चाहिए बाहर, क्योंकि लोगों के अंदर किससे डर खत्म हो जाए, क्योंकि डर ही तो है ना सर, क्या है, कैंसर इज़ अ डर टोटल। तो वो जो डर उस समय निकला था, अभी आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अभी कहीं वो डर नहीं है कि अब नहीं हो, तो कहते हैं ना कैंसर वापस आ जाता है कुछ ऐसे, तो आपको लगता है कि नहीं अभी? पहले ऐसा होता था ना कि लोग आके बोलते थे, अरे हमने सुना ये तो वापस भी आ जाता है। आपने जो सुना वो आपने सुना होगा, मुझे पता नहीं आएगा। अच्छा, बिलीव बहुत बड़ी चीज है, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है ना सर। ऐसे तो मैं बोलूं कि मुझे तो डेंगू हो जाए, बंदा डेंगू से भी चला जाता है। अब ये कुछ वापस आ जाए ये सोच के तो आप आज जीना नहीं छोड़ सकते। आज क्यों सोच रहे हैं, जब होगा तब की तब देखेंगे, फिर निपट लेंगे। कभी नहीं हो सकता ऐसे, आपने बिलीव बना दिया तो होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे, जो आप अच्छा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, सब कुछ अच्छा रखो, और सारी चीज़ें नहीं है। और मेरे को जो एक रीज़न दिया था डॉक्टर ने, ले दे के एक रीज़न तो उनको देना पड़ता है, किस लिए, क्योंकि मेरे 3 टाइम अबॉर्शन हुआ था, मेरे कंसीव होता था। पहला मेरा फर्स्ट 4 मंथ में मिसकैरेज हुआ था, फिर मेरा दोबारा 3 मंथ्स में ट्विंस थे, वो मेरा मिसकैरेज हुआ, फिर 3rd टाइम हुआ। 3 बार में वो जो डॉक्टर सपोर्टिंग मेडिसिन देते हैं ना कि टिक जाए, ये हो जाए या कुछ हो जाए, या तो वो स्टार्टिंग से ही होगा मेरे। पर मेरे पहले पूरे टेस्ट हुए थे उससे पहले, जब आप भी प्रेगनेंसी के लिए, जब मेरा फर्स्ट टाइम अबॉर्ट हुआ था, तो उस टाइम पूरे टेस्ट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में कैंसर है, जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम से होता है, तो मुझे बस एक डाउट होता है इस चीज़ से कि उससे 2-3 साल पहले
मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो आपका क्लीन करते सारे टेस्ट होते हैं आपके, इतने ढेरों दर्जनों टेस्ट होते हैं। वो तो अगर आपकी बॉडी में कैंसर है तो आपके ब्लड में ये आ जाता है कि आपका वो एक लेवल होता है उसमें जो एंजाइम का, वो नीचे ऊपर होता है, वही पता लग जाता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। ऐसे तो पता नहीं चलता कि आपको कैंसर है, बट ये पता चलता है कि बॉडी में किस पार्ट में इन्फेक्शन है, क्योंकि वो उसकी जो लेवल होता है वो नीचे। तो मेरा बहुत नॉर्मल था कुछ। जब मेरे को एडमिट कराया था हॉस्पिटल में, तो तब भी उनको पता नहीं था। अगर मेरे को ऐसा पता होता उनको कि कैंसर है, तो मेरे को सर्जरी थोड़ा ना करते, क्योंकि मेरे टेस्ट हुए नॉर्मल थे, सारे टेस्ट कराए नॉर्मल थे। तो उनको तो वो जब पहले सर्जरी, उनको तब तक पता नहीं था मेरे को कैंसर हो, तो उन्होंने खोला खाला अंदर देखा अच्छा ट्यूमर है, वही टेस्ट के लिए भेज दिया तो कैंसर है। जानवी, हम आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन आखिरी पूछेंगे कि अभी जब आप नॉर्मल लाइफ में हैं और सब कुछ अभी ठीक चल रहा है, तो आपके हस्बैंड में और आप में जैसे कैंसर के समय में इतनी प्यार मोहब्बत और सब के टेकन केयर हुआ, अब जबकि आपको पता है, आपकी सास को भी पता है कि आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं, है ना, तो इसको लेके कभी मन मुटाव या कुछ ऐसा होता है कि सीरियसली बताओ, हाँ हमें कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। वी आर इनफ टू ईच अदर। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अडॉप्ट करो, आप अपने पास लो। जब भी आप कुछ कर सकते ना, खुले हाथ से करो जिनको ज़रूरत है। अपने बच्चे, मेरे पास क्या, मेरे पास डॉग था, मेरे पास कैट्स, अभी भी मेरे पास 5 या 6 कैट्स है। ऐसे मैंने लेके नहीं आई है रैंडम। आपने देखा होगा पहले इंटरव्यू, यहाँ पे भी 1-2 डॉग है, वो किसी और का डॉग है। ज़रूरी नहीं है आपको, जिसमें भी जान है, जिसमें ज़ुबान नहीं है, वो कुछ अपने लिए मांग नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि आपका नेचर गिविंग होना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो आप खुले हाथ से करो लोगों के लिए। आपको यही मोहर क्यों, यही स्टैंप क्यों लगाना है कि ये आपका बच्चा है। लोग बोलते हैं, एक हमारी सोसाइटी की सोच है कि अरे यार अपनी औलाद तो होनी चाहिए, बाद में तुम मरोगे तो आग कौन देगा। भाई मैं ये तुम्हारा लॉजिक ये क्लियर करना चाहती हूँ, जब आप मर ही गए हो, जब आप खत्म ही हो गए हो, तो आपको कौन देख रहा है कि किसने आग दिया। आपने अपने लाइफ की कर्म अच्छे करो, अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जो आप करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी की चोरी चकारी मत करो, किसी को चीट मत करो, यही तो है। और आपको हम हैं पेरेंट्स, मैं बाद में बाहर जॉब करने में इतने साल दिल्ली रही, मैं कितना अपने पेरेंट्स के साथ रही हूँ। अटैचमेंट होती है पेरेंट्स से, कुछ नहीं है। मुझे तो, मेरे लिए तो सब कुछ, मेरी माँ है दुनिया, सब कुछ अटैचमेंट होती है। पर आप इस सोच के लिए पैदा करो यार खानदान तो आगे बढ़ेगा, ये होगा, तो ये सोच मेरी है नहीं। हाँ, अगर कुछ आएगा लाइफ में, मेरे को भगवान ने कुछ ना कुछ मेरे लिए लिखा ही होगा, आएगा तो मैं मोस्ट वेलकम करूँगी हर चीज़ का। अभी मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन उस आखिरी सवाल से पहले मैं कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे दर्शकों की, जानवी जितनी मजबूत है, उनके हस्बैंड को सामने लेके आना चाहता हूँ मैं और जिनकी इतनी सारी बातचीत हुई है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे बीच में आइए, हमारे दर्शकों को अपनी शक्ल दिखाइए। और आपने जो किया है वो अद्भुत है, और ये मेरी समझ से, आइए प्रतीक, बैठे बैठे, आप भी बैठे। क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जानवी और प्रतीक को, आप लोगों को एक ऐसा इंस्पिरेशन लेना चाहिए इन लोगों से कि इतने कठिन दौर से निकलने के लिए जानवी ने जैसा बताया है कि बहुत ज़रूरी है कि प्रतीक जैसा हस्बैंड बना जाए, प्रतीक जैसा हस्बैंड हो। और मुझे लगता है जानवी जिस तरह से अपने आंसू पे कंट्रोल करके रखती है, प्रतीक उतना ज़्यादा इमोशनल है, वो भी इमोशनल है लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है। तो प्रतीक, मैं खाली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत डिटेल में तो मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ी सी जर्नी बताओ, जो आप, वो तो बेड पर थी, आप बाहर थे, बहुत। और एक बात जो इन्होंने मुझे बताई है कि ऑफ द रिकॉर्ड पहले बताई थी कि आप मंदिर में या ऐसे गुरुद्वारे में, इन सब में आपका बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं था, लेकिन जब ये बीमार हुई तो आपने कोई मंदिर, कोई देवालय ऐसा नहीं छोड़ा जब आप नहीं गए। तो वो मैं जानना चाहता हूँ आप, क्योंकि वो क्या था। बहुत टफ होता है सर। आप अभी अगर कोई देख रहा हो, अगर उनको हो, तो वो आप उनको जितना मर्जी समझा लो, उनको फिर भी मन में एक डर जो है वो नहीं ख़त्म हो सकता ऐसे। बट ये है कि ये ऐसी बीमारी नहीं है सर कि आपको आज हो गई और कल आप ख़त्म हो जाओगे। हर एक चीज़ से फाइट की जा सकती है, हर एक चीज़ का लोग बोलते हैं नहीं है इलाज,
लेकिन आप अपनी होप क्यों छोड़ रहे हो? आपकी बॉडी है, आप अपने तरीके से रिकवर कर सकते हो। हमारी बॉडी, जितना मैंने पढ़ा है, वो बोलते हैं ऐसी डिज़ाइन हुई है कि आपकी बॉडी अपने आप को खुद हील कर सकती है, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेडिसिन आपको लेनी चाहिए साथ में। तो इतना टफ होता है, लेकिन होप आप पहले दिन ही छोड़ दोगे कि कैंसर हो गया और मर गए। एक्चुअली इनको जो लोग बोलते थे ना कि ये वाले मंदिर पे जा ऐसे हो जाएगा, इन्होंने सब कुछ सुना लोगों का कि हाँ ठीक है ये वाले मंदिर पे जाना, मैं जाता हूँ, इस टाइप का। सर वो भी एक होप है ना। ये तो आप वही वाली बात होगी अमिताभ बच्चन की, मैं आज तक तेरी चौखट पे नहीं आया, मैं आज तेरी चौखट पे आता हूँ, तुझे मेरी बीवी को बचाना है। एक्चुअली रियल लाइफ की बात है मेरी ये। होप के लिए सर, अगर कहीं पे भी, अगर जहाँ तक बात है मेरी वाइफ की बात आएगी या मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर की बात आएगी, अगर मेरे को दुनिया के किसी कोने में भी होप मिल रही है तो मैं तो जाना चाहूँगा। मैं गिव अप नहीं कर सकता। आप गिव अप किसी को भी नहीं करना चाहिए। जब ये हॉस्पिटल में थी और जितने समय में, तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार नहीं, मैं आई विल लूज हर और समथिंग, कुछ ऐसा कभी दिमाग में आया? एवरी सेकेंड। अच्छा। एवरी सेकेंड, क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए। इसी से, कैंसर से? कैंसर नहीं था उनको। अच्छा। उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, उनको फीवर आ रहा था। डॉक्टर ने बोला आप एक बार एडमिट हो जाओ, एक रेगुलर चेकअप करा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तब उन्होंने बोला जी किडनी में कैंसर है। हमारी गलती क्या हुई? हम हॉस्पिटल का नाम नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमारी गलती क्या हुई जो हमने जानवी के बारे में नहीं करी? हमने सेकंड ओपिनियन नहीं ली। डॉक्टर्स ने हमें इतना डरा दिया था उस टाइम पे कि अगर आपने इनको एक दिन भी डिले किया तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी बम फट सकता है। ये बम, आइटम बम पे बैठे हैं। तो डॉक्टर्स को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज यूज आउट करनी चाहिए। बिल्कुल। अब मेरे फादर थे, मैं था, मेरा भाई था, तो अब किसी के फादर को कुछ होगा तो ऑब्वियसली वो डर जाएगा, वो बोलेगा करो सर करो, आपने जो करना करो। कभी भी ऐसा मत करो, कभी भी ऐसा मत करो। हमेशा सेकंड ओपिनियन लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जानवी के बारे में फिर हमने पूरा प्लान आउट किया सब कुछ। हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी, हमने सारी चीज़ें प्लान आउट करी, सब कुछ बेस्ट ढूंढा। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ढूंढा। राजीव गांधी मिक्स है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिक्स उसमें चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ही सॉरी अच्छा हो कि प्राइवेट में ही आपको अच्छा मिलेगा। आजकल हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपको हर जगह पे मिल सकता है। लेकिन सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन लेते रहो। अच्छा। होप कभी नहीं छोड़नी है सर। सारा गेम आपके माइंड का है। ये कैंसर सेल्स एक लिविंग सेल्स होते हैं सर। इनको आप डर के ग्रो करवाते रहोगे शरीर के अंदर तो वो होंगे। और ये प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ। कीटाणु बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, हमें पता है वो सब लिविंग थिंग है। तो आप उनको जितना फूड देते रहोगे अपने डर का, उतना वो ग्रो होता रहेगा। जहाँ पे आपने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करी, जहाँ पे आपने उसको कंट्रोल कर दिया, वहाँ आपकी चीज़ें ठीक होनी चालू हो जाएगी। ये नहीं कह रहे इनिशियली कि एकदम से ख़त्म हो गया, वो हो गया, लेकिन कुछ तो अच्छा हो रहा है ना सर। तो व्हाई नॉट उसके लिए ऑप्ट करें, बजाय के हो बाहर जाओ मर गए। राइट। वो नहीं है ठीक। दोस्तों, हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, लेकिन हम लाइटर नोट पे इसको ख़त्म करना चाहते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जानवी, आप भी मैसेज देना चाहती हैं ऐसे लोगों को जो इस गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, उनको लोग कुछ अपना अंतिम मैसेज कोई देना चाहती हैं? देखो, मैं तो चाहूँगी कि किसी को भी ना हो। अगर किसी को हुआ है अननोन मोह में, सबसे पहले आपको ना खुद पे बिलीव करना है और ये डर छोड़ना है। मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ, गारंटी बोल रही हूँ मैं आपको, ये बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ मैं आपको बात। सिर्फ कैंसर एक बहुत बड़ा नाम है, डर है। ऐसा नहीं है कि आप आ नहीं सकते इससे वापस, ज़रूर आ सकते हो। और मैं आई हूँ, मेरे को लगता है सब आ सकते हैं इससे। होप नहीं छोड़ना। और जो भी लोग आपको नेगेटिव माहौल हो ना, जहाँ पे भी कुछ नेगेटिव बातें चल रही हो और नेगेटिव, उठ जाओ वहाँ से, स्नैप दूसरी जगह। अपना सबसे पहले डर खत्म करो। और जब डर ही खत्म हो जाएगा तब तो कुछ नहीं हो,
कुछ नहीं हो सकता, आप हमेशा सर्वाइव करोगे। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं, जैसे खांसी जुकाम बुखार डेंगू ये वो जैसी ये बीमारी है, वैसे ये भी एक नॉर्मल हार्ट का, जैसे बोलते हैं हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारियां है, कितने सारे किडनी का, लीवर का कितना ज्यादा होता है। हम लोग उस चीज को, लीवर हमारे पूरी बॉडी को फंक्शन करता है, लीवर के अरे लीवर में ये हो गया, अरे ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक हो सकता है तो ये कैसे ठीक नहीं हो सकता यार, ये कैसे हो सकता है ये सर, ये टू थ्योरी कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारे दिमाग में डर बिठाया हुआ है। अब जब मेरे को हुआ था, मैं तो गारंटी से बोलती हूँ, मैंने सर्च किया था, कैंसर से ज्यादा हार्ट अटैक से लोग मर रहे थे। तो इसका डर इतना क्यों ज्यादा है? हमने बिठाया ना, सब डर खत्म करो, कुछ भी नहीं है, ये सब वापस आ सकता है। बहुत सुंदर जानवी। अब हम ये लाइटर नोट पे इस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं कि जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो मुझे जानवी ने बताया था कि जब मैं सही हो गई और मैं घर आ गई और थोड़ा टाइम निकल गया, तो मैंने सोचा कि यार मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, अब मैं तो जो है कुछ ऐसा करूँगी जो मैं कोई रिग्रेट ना रहे। तो मैंने सबसे पहले जो है बियर की कैन खोली। तो वो क्या बोलना चाहेंगी? एक्चुअली ना मैं अभी भी अल्कोहल पर्सन नहीं हूँ, मैं नहीं, बहुत रेयर जिसमें बियर तक मैं गई हूँ अभी तक भी, या वाइन तक, रेड वाइन। मैं बताता हूँ सर, इसने ना सडनली मतलब थोड़ा सा, अब 2-3 महीने हो गए थे रिकवर करके, मैं वो कहती है यार बेबी, मैं अगर मर जाती तो मुझे तो बियर का टेस्ट ही नहीं पता लगता ना। तो फिर उस दिन हमने चीयर्स करी थी। हाँ ये चीज ना, जब मैं प्रेगनेंसी हुई थी मेरे को, तब ना मेरे को ये बियर जैसे पीते थे तो जब ढक्कन खोलते उसका स्मेल आता है ना, तो मुझे बड़ी खुशबू उस टाइम पसंद, बोलते ना प्रेगनेंसी में लोगों को ये चीजें, तो मैंने उसकी झाग ऐसे करके टेस्ट करती, तो मुझे टेस्ट नहीं आता, बबल सा लगता था। तो मैंने जब ठीक हुई ना, मेरा नॉर्मल, हम लोग खाटू श्याम मंदिर गए थे, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे को ठीक करने में। तो जैसे मैं वापस आई, वो फेथ है आपका, ठीक है, आप किसी पे भी कर सकते हो, अपने हस्बैंड पे भी कर सकते हो, आप जो भी आपका, किसी पे भी फेथ कर दो। हाँ, ईश्वर पे फेथ करो, बस फेथ जरूरी है। हम लोग वापस आ रहे थे रास्ते से, रिकवर होकर ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे, 1 महीना, मतलब कि ऐसे तब कीमो खत्म हो गए, मेरे बाल भी नहीं आए थे। तो मैं जैसे रास्ते में आ रही थी तो मैंने सडनली बोला, मैं कहा यार टचवुड, मैं तो बच गई हूँ, मुझे पता था मैं कहा इफ एनी केस अगर मैं मर जाती, मुझे तो, मैंने तो दुनिया में कितनी सारी चीजें, मैंने तो उसको टेस्ट ही नहीं पता मेरे को, इसका टेस्ट कैसा होता है। बोलते मैं कहा मेरे को पी नहीं है, पर मैंने एक सिप पिया था, पर मैंने वो अपनी दिल की तसल्ली करो, गलत चीजों के लिए मैं सब बोल नहीं रही हूँ कि करो, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने एक सिप पिया था, मैंने टेस्ट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने ये दुनिया छोड़ी होती तो मेरे को काफी चीजों का टेस्ट पता नहीं था। तो वही क्लियर करवा दो सर, बियर के पीने से कैंसर के ठीक होने का कोई लेना देना नहीं। हाँ प्लीज ये सब मत करना, ये मेरी लाइफ का इंसिडेंट है। जैसे लोग बोलते ना ये पीता वो खाता, कुछ भी नहीं, कभी भी किसी को भी सडन कोई भी चीज हो सकती है। इट्स लाइक अ नॉर्मल बीमारी, जैसे आज तक हर चौथे बंदे को हो रहा है, जैसे लोग सुन रहे हैं, तो इट्स वेरी कैजुअल और नॉर्मल, उसको कैजुअली ही लेना चाहिए। बोलते जैसे कोविड आया था ना, तो पूरा बल्क में आया, तो लोगों ने धीरे धीरे उसको कैजुअल, अब भी हो रहा है तो कैजुअल लेना शुरू किया। तो अब ये इट्स टाइम फॉर अ कैंसर ऑल्सो, टेक इट कैजुअली, नॉर्मल बीमारियों की तरह, जैसे नॉर्मल बीमारी होती है उसकी तरह। जानवी, प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी ये इमोशनल स्टोरी सुनाई, ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह की स्टोरीज़ मेरी समझ से जो कैंसर सर्वाइवर हैं उनको बताना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, जिससे कि ये जो कैंसर नाम का डर है वो लोगों के मन से निकले और इसको एक नॉर्मल बीमारी की तरह से ही, बाकी और जो बीमारी होती है उस तरह से ही लें। और हम कोशिश करेंगे कि जानवी से पूछ के या और लोगों से हम आप लोगों को भी ऑफ़र करते हैं, यदि कोई ऐसा कैंसर सर्वाइवर है तो हमें हमारे नीचे हम अपना ईमेल एड्रेस देते हैं, तो वहाँ पर हमसे संपर्क करें। हम ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहते हैं जिससे किसी भी बीमारी से हम लड़ सकें, हम उससे वापस आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।